देखती रह गई। सोनम ने इतनी जल्दी जल्दी सारी डिशेस बना ली और चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। एक बात कहूँ जाने मन, भाई की तो लाइफ सेट हो गई। तुम उन्हें रोज इतना टेस्टी खाना बनाकर खिलाओगी तो इलाके के सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे सरकार। पीयू ने नाटकीय अंदाज में सोनम के सामने अपने सर को झुकाते हुए कहा। सोनम मुस्कुराती पीयू की बात सुनकर, पर मनी मन बोली कि तुम्हारे भाई को फुर्सत मिलेगी तब ना हमारे हाथों का बना खाना खाएंगे। मिस्टर एरोगेंट को तो एटीट्यूड दिखाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब भी बैठे होंगे कहीं एटीट्यूड और एरोगेंसी की दुकान लिए। पुलकित का आइडिया, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? पुलकित भी अमित की बातें सुनकर अब गोल गोल घूम रहा था। यार मेरे लिए ना ये सारे रिचुअल्स पहले भी कभी मायने नहीं रखते थे और आज भी नहीं रखते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे को दिल से अपना चुके हैं तो फिर ये सब तामझाम करने की जरूरत ही क्या थी? पर फिर भी समाज की, रिश्तेदारों की और घर वालों के मन को देखते हुए मैंने सोनम के साथ 7 फेरे भी लिए और उनकी मांग में सिंदूर भी भरा। तो लो, अब तो हम दोनों सबकी नजरों में पति पत्नी बन गए ना। पुलकित चुपचाप से अमित के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और अभी फर्स्ट नाइट कहते कहते अमित रुक गया और पुलकित की तरफ देखकर फिर बोलने लगा, क्या जरूरत थी यार इसकी? टुकू ये भी तो एक रिचुअल। पुलकित के पूरा कहने से पहले अमित ने उसे टोक दिया। पुलकित, अगर ये सब तामझाम भी एक रिचुअल निभाने के लिए किया जा रहा है तो फिर सॉरी, मैं ऐसा कोई रिचुअल निभाने वाला नहीं हूँ। यार मैं सोनम से प्यार करता हूँ और ये साबित करने के लिए मुझे ऐसे किसी स्टूपिड से रिचुअल की कोई जरूरत नहीं है। सोनम पहले ही खुद को इस अचानक से हुए बदलाव में ढलने की कोशिश कर रही है और उस पर से ये सब क्या सोचेंगे यार वो मेरे बारे में। टाइम शो की एक बार फिर से दूसरों की खुशी के लिए और ये सोचकर कि शायद कहीं ना कहीं इस सब में मेरी रजामंदी और खुशी भी शामिल है, वो इस बकवास के लिए मना नहीं करेंगी। पर फिर मैं क्या करूँगा यार? मैंने जो वादा खुद से किया था और सोनम से किया था कि मेरे लिए मुझसे भी पहले शायद उनका कंफर्ट रहेगा। नो वे पुलकित, डेविल अपनी एंजल से किए हुए हर वादे को हर हाल में और हर कीमत पर निभाएगा, फिर चाहे इसके लिए कोई रिचुअल टूटे या फिर कोई नाराज हो। अमित ने एक दृढ़ निश्चय वाली नजर से पुलकित की तरफ देखा। वैसे तेरा कहना भी अपनी जगह ठीक है, पर यार अब तेरी शादी हुई है और नो मैटर वो किस ढंग से और किन हालातों में हुई है, पर तूने अपनी पसंद से अपने प्यार से शादी की है ना, और ऐसे में फैमिली का कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा ना तुझसे। पुलकित भी अब सोच में पड़ गया था। जानता हूँ मैं, पर इस समय मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अमित नीची नजरें करके बैठ गया। वैसे एक आइडिया है, अगर तू बोले तो तुझे बताऊं? पुलकित ने अमित की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। मेक श्योर कि कोई फालतू की बकवास ना हो, जैसे कि तू अब तक करता है। अमित ने उखड़े हुए मूड में कहा, जैसे उसे पुलकित के आइडिया को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या यार डुग्गू, तुझे बताया तो था कि मैंने जो कुछ भी किया और कहा वो सब दादी और पीयू की वजह से किया। पुलकित अमित को भरोसा दिला रहा था कि उसके फैसले में वो उसके साथ ही था। अच्छा ठीक है, अब चल बोल भी, क्या बताना चाहता है तू? अमित ने बुझे मन से कहा। क्यों ना सबको दिखाने के लिए तुम दोनों आज की रात एक साथ ही मनाओ। अमित अचानक उसे गुस्से से घूरने लगता है। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब तक तुम दोनों यहाँ हो हर रात ऐसे ही रह सकते हो ना। पुलकित ने उत्साहित होकर अमित की तरफ देखा और उसे देखते उसका उत्साह ठीक वैसे ही उतर गया जैसे हवा से भरे हुए गुब्बारे की हवा निकल जाती है। हो गया तेरा? हाँ, ये था तेरा आइडिया? मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था ना कि कोई बकवास नहीं होनी चाहिए, और तू है कि? अमित पुलकित की तरफ आंखें चढ़ाकर बोला। लेट मी एक्सप्लेन इट टुकू प्लीज, पुलकित ने धीरे से कहा। अमित कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से पुलकित को देखता रहा। यार मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जिन लोगों को तुम दोनों को एक साथ एक ही रूम में देखते रहने की इच्छा है तो उनकी इच्छा पूरी कर दो ना तुम। अमित गुस्से से फिर कुछ बोलने को होता है तो पुलकित उसे टोकते हुए बोलता है, लेट मी फिनिश प्लीज टुकू। कमरे के बाहर से तुम दोनों एक साथ नजर आओगे, पर बंद कमरे में तो तुम जैसे चाहे वैसे रह सकते हो ना। वहाँ कौन ही देखने आ रहा है कि तुम लोग एक साथ हो या फिर एक ही रूम में अलग अलग। और इस तरह से तू जब तक चाहे तब तक सोनम के साथ एक ही रूम शेयर कर सकता है, और वो भी अपना प्रॉमिस तोड़े बिना। हाँ, साथ रहते हुए कहीं तुझे लगे कि प्रॉमिस तोड़ना इतना भी बुरा नहीं है तो यू कैन डू इट डूड, पुलकित ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। शट अप यार पुलकित, अमित ने उसे झूठे गुस्से से घूरते हुए कहा। पुलकित चुप खड़ा हो गया। एनीवे, थैंक्स फॉर योर आइडिया यार। डेविल इतनी देर बाद हल्के से मुस्कुराया था। चल अब अंदर चल, कितनी देर से इतनी अच्छी खुशबू ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, पर तेरी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। पुलकित ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर कहा। शुक्र है मेरी फूलों की लड़ियां बर्बाद होने से बच गईं। पुलकित अमित के साथ चलते चलते मनी मन सोचे जा रहा था। दोनों दोस्त अंदर हॉल में चले आते हैं जहाँ बड़े लोग बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। डुगू बेटा, हम लोग सोच रहे हैं कि कल अव्यंग के रिसेप्शन में तुम बच्चे ही हो आओ और परसों अवनी को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाओ पग फेरे की रस्म के लिए। अखिलेश जी ने पुलकित और अमित को वहाँ बैठने का इशारा करते हुए कहा। पापा, आप बड़े लोग तो जा रहे हैं तो फिर हम लोग भी वहाँ जाकर क्या करेंगे? अमित की बातों से साफ लग रहा था कि वो मथुरा जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। राम हरा राम जी, इस छोरे का अगर बस चले तो फिर सब लोग अपने अपने शादी और जन्मदिन अकेले ही मना लेना चाहिए। कहा से यो छोरा था बस कहीं भी कतई कोने जाओगो। दादी ने धीरे से बुदबुदाया, पर डेविल ने सुन लिया था और वो दादी की तरफ ही देख रहा था। हाँ, जिसे आप लोग घूरना भी कह सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हम बड़ों के साथ बच्चों का जाना भी जरूरी होता है। और फिर वैसे भी अवनी का बहुत मन है कि तुम सब वहाँ आओ। आखिर उसकी ससुराल में उसका ही पहला फंक्शन है और वही जरूर चाहेगी कि उसके सारे भाई बहन इस मौके पर उसके साथ रहें। किशोर जी ने अमित को समझाया। और बेटा दिक्कत है कि हम लोग वहाँ रात को रुकेंगे नहीं और अवनी को अगली सुबह पग फेरों के लिए वापस यहाँ आना ही है। तो अमित की तरफ रिक्वेस्ट से देखते हुए उन्होंने बोला, हम सब चाहते हैं कि तुम बच्चे ही चले जाओ ना मथुरा। कविता जी ने धीरे धीरे कहा। अब माँ से बेहतर अपने बेटे को कौन समझ सकता है, और खासतौर पर जब लड़का डेविल हो जो बात बात पर अपनी एरोगेंसी और एटीट्यूड की दुकान खोलकर बैठ जाता है। डेविल के एंजल के हिसाब से। हाँ, पर माँ
अमित कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि पुलकित ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, जी बिल्कुल ठीक है माँ, हम जरूर जाएंगे। यार ठीक है सर, इसी बहाने मारी सोनम भी अपने भाई और पापा नु मिल लवेगी। दादी ने पुलकित की रजामंदी जताने पर खुश होते हुए कहा, अरे हाँ दादी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सबके चक्कर में हम लोग सोनम के बारे में तो भूल ही रहे थे। मथुरा जाने की सबसे ज्यादा खुशी तो सोनम को ही होगी। आखिर अपने पीहर जाना किस लड़की को पसंद नहीं होगा। धरा ने भी ताली पीटते हुए कहा, ये बगैर करूँ महा बींदणी महाते काले जाइए सो सा जय महा हमारे छोरा छोरी का घना ख्याल रखू से। बाकी अठे कुछ लोग ऐसे भी से जिन्हें बस अपनी घनी अकड़ और अड़ियलपन से फुर्सत कोनी। दादी ने एक नजर सामने बैठे अमित पर डाली, जो सबकी बातें सुन रहा था पर नजरें अपनी फोन की स्क्रीन में गड़ाए हुए था। और फिर धरा की तरफ देखकर दादी शरारत से मुस्कुराने लगी थी। हाथों में जादू। दादी की बात सुनकर बाकी के सब दबी जबान से मुस्कुराने लगे थे और अमित आदत से मजबूर बस दादी को ही ताड़े जा रहा था। किचन के गेट पर खड़ी पीयू और अंदर किचन प्लेटफॉर्म से सटकर खड़ी सोनम भी मिस्टर एरोगेंट की दादी के हाथों हुई फजीहत पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अजीब मुसीबत है, अंदर रूम में भी नहीं जा सकता हूँ अभी, और यहाँ बैठूंगा तो दादी को तो बिना मेरी बैंड बजाए चैन मिलेगा नहीं। अमित खिसियाकर बस टेढ़े मेढ़े फेशियल एक्सप्रेशन ही दे सकता था उस समय। सोनम और पीयू दोनों ने मिलकर खाना टेबल पर लगाया और पीयू ने लिविंग रूम में जाकर सबको खाने के लिए डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होने के लिए बोल दिया। हाँ भाई जल्दी जल्दी चलो सब, जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो खाने का स्वाद सोचकर ही बस आई कांट रियली वेट यार। पुलकित ने जैसे ही खाने के लिए उतावलापन दिखाया, डेविल ने उसे आंखें दिखाई और बाबा बेचारे चुपचाप सिट पिटाकर उसके साथ खड़े हो गए। तुझे बहुत जल्दी है खाने की है साला बाबा, तू तो बोंगड़ को भी पीछे छोड़ रहा है इस मामले में। अमित ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, साले प्यारे साले, शाम भर से कभी इधर तो कभी उधर एक टांग पर खड़ा होकर फूलों की लड़ियों को सेट कर रहा हूँ, क्या मुझे अभी भूख नहीं लगेगी? पुलकित ने हल्के से मुंह बनाते हुए कहा, आजा चल ठूस चल के। अमित ने धीरे से पुलकित के कान में फुसफुसाया और उसको अपने साथ लेकर वहां से चला गया। भाई वाह, मानना पड़ेगा सोनम के हाथों में जादू है। खाना हर जगह का खाया पर आज के खाने की बात ही कुछ और है। खासतौर पर ये मालपुआ खाकर तो जी आत्मा तृप्त हो गई। किशोर जी ने चटकारे लेते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा किशोर तुमने, और ये गाजर का हलवा भी एकदम शानदार बना है। हर चीज बिल्कुल नपी तुली हुई है, न कम और न ज्यादा। अखिलेश जी ने भी गाजर के हलवे की कटोरी चट करते हुए कहा, एवं महानु को मीठा खाने से कौन ही रोक सकोगे। जब हरी बिंदड़ी महारानू सुगर फ्री खीर खिलाएगी, जब भी महामारा कुछ मीठा खाने को होगा। दादी की तो खुशी निराली थी। बिल्कुल भाई, सोनम ने तो आज किसी 5 स्टार होटल के मास्टर शेफ को भी पीछे कर दिया। अनुराधा मासी ने एक गोल्ड चेन सोनम को पहनाते हुए कहा, बेटा अपने बनाए हुए गाजर के हलवे और मालपुओं की तरह ही इस घर में भी हमेशा मिठास बनाए रखना। रागिनी जी ने सोनम के हाथ में एक जड़ाऊ सेट का बॉक्स देते हुए कहा, हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची, और अपनी हंसी और मुस्कुराहट से इस घर का कोना कोना आबाद कर देना। कविता जी ने सोनम के माथे को चूमते हुए कहा और उसकी कलाइयों में सोने के जड़ाऊ कंगन पहना दिए। सोनम ने मुस्कुराते हुए सबसे गिफ्ट लिए और सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बिंदड़ी जथारे कभी भी थारा बींद इतू सा भी परेशान करे ना तो फिर था सीधा हमारे पास ही आना। थारे सड़ू अकड़ू और अड़ियल बींद नु माँ धारे लूंगी और हमारी तरफ से थारे वास्ते योगी फट हमेशा ही रहोगो। सोनम ने जब दादी के पैर छुए तो दादी ने उसे प्यार से अपने गले लगा लिया और शरारत पूर्ण ढंग से उसके कान में धीरे से फुसफुसा दिया। अंबर और धरा ने भी सोनम को गिफ्ट्स दिए थे और प्रियुल ने भी सोनम को उसकी पहली रसोई के लिए शगुन दिया था। बस अमित चुपचाप बैठा हुआ पहले एक कटोरी में गाजर का हलवा खाता रहा और फिर धीरे से उसने दादी के हिस्से वाली थोड़ी सी खीर भी अपनी कटोरी में डाल ली और चुपचाप से घट कर गया। एक्सक्यूज मी भाई, हम सब ने सोनम को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, पर आप तो बस अपने काम में लगे हुए हैं। अमित को खीर खाने में मगन देखकर पीयू ने पूछ लिया। अब खाने के टेबल पर खाना ही तो खाया जाता ना, तो मैं भी बस वही कर रहा हूँ। और वैसे भी मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, ये बात मुझे किसी को समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। अमित ने एक तिरछी नजर सोनम पर डाली और वहां से उठकर बाहर गार्डन की तरफ चला गया। उफ, ये लड़का भी ना, पता नहीं कब इसे इन सोशल रिचुअल्स की समझ आएगी। कविता जी ने वहां से प्लेट्स और सब बोल्स वगैरह हटाते हुए कहा, अरे माँ आप रहने दीजिए ना, हम कर रहे हैं। सोनम ने कविता जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं सोनू, अब से तुम ये सब नहीं करोगी। बहू घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी जूठन नहीं उठाती। ये सब काम सुमन और हरिराम कर लेंगे। कविता जी ने सोनम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। कुछ देर तक बातें करने के बाद अवनी के घर वाले वहाँ से सुबह मिलने का वादा करके चले गए। जब तक वो लोग रुके हुए थे, सोनम ने उन लोगों के लिए चाय कॉफ़ी की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई। पर हमारे एरोगेंट डुग्गू जो एक बार गार्डन में तशरीफ लेकर चले गए तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आए। पुलकित भी अनुराधा मासी की वजह से उन लोगों के साथ ही बैठा रहा और उन सब से रुखसती लेने के बाद जैसे ही उसने गार्डन की तरफ कदम बढ़ाने की सोची, उसने देखा कि उससे पहले ही दादी वहाँ पहुँच चुकी थी। जैतने इतना भी जी माँ भी कोणी जितना था वानू पचाण के वास्ते चक्कर पे चक्कर काट रही से। दादी ने आते ही बेचारे डुग्गू को निशाने पर ले लिया। ये मेरा रूटीन है दादी, आज के लिए कोई स्पेशल तो है नहीं, अमित ने टहलते हुए जवाब दिया। वैसे था अवनी के घर वालों के साथ थोड़ा और टाइम भी तो बैठ सके सा, पर था तो कतई बैठा ही कोणी। दादी ने कविता जी के मन की शिकायत डुग्गू से कर दी। दादी जितना ज़रूरी मुझे लगा उतनी देर में बैठ गया था ना। उन सबको देखकर मुझे अबू की याद और भी ज़्यादा आ रही थी, बस मैं ज़्यादा देर वहाँ ठहर नहीं पाया। अमित ने कुछ रुक कर दादी को देखा और फिर अपने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। दादी आपकी दवा का टाइम हो गया, माँ आपको बुला रही हैं।
पुलकित ने वहाँ आकर उनके जाने का रास्ता बना दिया था। ठीक है माते जा रही सैड ऐसा पर था अपने दोस्तों ਨੂੰ समझा कब से चक्कर पे चक्कर काट रही है उससे चेकते बावलो हो गया उससे यो छोरे देव के पेट की अंतड़ियों ਨੂੰ भी बचाएगा यो। दादी अपनी छड़ी टिकाते हुए और डुग्गू को घूरते हुए वहाँ से चली गई। पुलकित को हंसी आ गई दादी की ये बात सुनकर, पर अमित का मुंह बन गया था और वो पुलकित की ओर देखते हुए बोला, अच्छा जी तुझे बड़ी हंसी आ रही है। हाँ वैसे दादी बात तो सही कह रही है, डुग्गू इतना ज़्यादा वॉक करेगा तो खाने के साथ आते भी डाइजेस्ट हो जाएंगी तेरी। पुलकित वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। अमित बिना उसकी बातों का जवाब दिए चुपचाप टहलने में लगा हुआ था। फीलिंग नर्वस? कुछ देर की चुप्पी के बाद पुलकित ने धीरे से कहा। इस बार अमित पुलकित की बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और पुलकित की तरफ घूरते हुए बोला कि हाँ, पर इसलिए नहीं कि मैं मरा जा रहा हूँ अंदर रूम में जाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जब जाऊँगा तो वहाँ सोनम भी होंगी और मुझे देखकर मेरे बारे में यार क्या सोचेंगी वो। तुझसे बोला ना यार, जस्ट रिलैक्स एंड फोकस ऑन व्हाट आई टोल्ड यू, सिंपल। पुलकित ने उसे समझाया। हलवा है ना? अमित ने मुंह बना लिया था। व्हाट यार, तो तुझे अखरोट भी नहीं फोड़ने अपने दांतों से? पुलकित ने भी बदले में मुंह बनाते हुए कहा। सुमित की फर्स्ट नाइट। बच्चों अंदर आ जाओ, रात काफी हो रही है और सुबह तुम सबको मथुरा के लिए निकलना भी है। अखिलेश जी ने अंदर हॉल से ही आवाज दी। अमित पुलकित की तरफ घूरते हुए वहां से उठ गया और अंदर अपने रूम की तरफ चला गया। ये बढ़िया, साला प्लान किसी का एक्टिवेट कोई करे और डेविल का एटीट्यूड सहे बेचारा बाबा पुलकित देव। पुलकित ने मनी मन सोचा और वहां से अंदर चला आया। डेविल्स रूम। पीयू सोनम को रूम के अंदर लेकर आई तो एक बार को तो वो समझ ही नहीं पाई कि ये उसका ही रूम है या फिर वो कहीं और आ गई है। पीयू ये सब? सोनम कुछ देर खामोशी से रूम को निहारने के बाद अब ये समझ चुकी थी कि वो सही कमरे में ही आई थी, उसके और अमित के कमरे में। कैसा लगा? पीयू ने एक्साइटेड होकर पूछा। अब बहुत खूबसूरत है, सोनम ने धीरे से कहा। पर ये सब? सोनम अभी हैरान खड़ी थी अपनी जगह पर वार को आज की रात के लिए कहीं और छोड़ाओ जाने मन। पीयू ने सोनम को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा दिया और एक एक करके उसे ज्वेलरी पहनाने लगी। थोड़ी देर बाद बोली, बहुत प्यारी लग रही हो तुम भाभी जान। पीयू ने सोनम की अलैया बलैया लेते हुए कहा, भाई तो अपनी होश ही खो देंगे आज तुम्हें देखकर। हम सब जानते हैं, पूरा घर, पूरी दिल्ली, पूरा मथुरा और पूरा AFMC जानता है कि भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। पर आज की रात सिर्फ आपके दिल को, उनके दिल को ये महसूस कराना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने और आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पीयू ने सोनम को उसके दोनों कंधों से पकड़कर समझाते हुए कहा। सोनम हौले से मुस्कुरा दी थी पीयू की बात सुनकर। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, भाई बस आने वाले होंगे और मैं आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। पीयू ने सोनम के गाल को प्यार से छुआ और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। सोनम अब वहाँ से हटकर काउच पर बैठ गई। बिस्तर पर बैठने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, पर आज उसे उस कमरे में ही कुछ अजीब सा फील हो रहा था। थोड़ा थोड़ा करके वो कमरे के हर कोने में अपने आराम को तलाश चुकी थी, पर ना तो उसे चैन आना था और ना ही आया। थक हार कर वो खिड़की के कांच से बाहर देखने की कोशिश करने लगी, पर बाहर भी तो अंधेरा पसरा हुआ था। वो इसी उधेड़-बुन में खड़ी हुई थी कि अचानक से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका एक हाथ अपने आप ही अपने दिल को समझाने के लिए ऊपर उठ गया। मुँह से हौले से वो बस इतना ही बोल पाई, साहिब। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए अमित की हालत भी बहुत कुछ सोनम जैसी हो रही थी उस समय। उसका दिल भी इस समय इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो खुद ही अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को बड़ी आसानी से सुन पा रहा था। आज उसे अपने रूम में ही जाने में इतनी झिझक लग रही थी कि मालूम पड़ता था कि उसके पैरों में किसी ने पत्थर बांध दिए थे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। बड़ी हिम्मत करके अमित अपने कमरे के दरवाजे को हल्के से पुश करता है। दरवाजा एक और लुढ़क गया। दरवाजे की हरकत देखकर सोनम समझ गई थी कि अमित आ चुका है वहां पर, और अब तक खुद को किसी तरह से संभाले हुए खड़ी सोनम घबराहट और बेचैनी से पहलू बदलने लगी। अमित बिना नजरें उठाए ही कमरे के अंदर आ गया और पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर सोनम का दिल धक से हो गया। अमित ने अब कमरे के चारों तरफ नजरें उठाकर देखा। पूरा कमरा व्हाइट और रेड कलर से डेकोरेट किया गया था, जैसे व्हाइट और रेड कलर की रोजेस कंप्लीट लुक दे रहे थे। कमरे में झिलमिल करती इलेक्ट्रिक लाइट्स एक जादू भरा एहसास दिला रही थी। तो बाबा और पीयू ने मिलकर बहुत मेहनत की है। बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये मेरा ही रूम है, अमित मन ही मन सोच रहा था। कमरे का जायजा लेते हुए अचानक ही उसकी नजर व्हाइट पर्दे की ओट में खिड़की से सटी खड़ी सोनम पर ठहर गई। तो इस चांदनी रात में मेरा चांद वहां छिपा हुआ खड़ा है। अमित मुस्कुरा कर सोनम की तरफ बढ़ने लगा। सोनम अमित की हर एक आहट को पहचानती थी, सो अपने करीब आते हुए अमित की आहट जानकर वो बस बुत बनी खड़ी थी अपनी जगह पर। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अमित उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया था। सोनम के खामोश रहने पर वो फिर से बोलने लगा कि मुझे पता है कि यहाँ से पीछे बैकयार्ड का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है, और इस समय तो वहाँ भी अंधेरा है और आप वहाँ देख क्या रही हैं? अमित ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सोनम के होठों पर मुस्कान तैर गई थी और यही तो अमित चाहता था। अमित सोनम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले आया और उसे अपने सामने खड़ा करके बोला कि आपको आज भी और आगे भी कभी भी मुझसे अपने जज्बातों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। सब जगह छोड़कर आप वहाँ क्यों सिमटी हुई खड़ी थी, मैं समझ सकता हूँ। सोनम खामोशी से उसके हाथों को थामे हुए खड़ी थी। जान, परिवार वाले और रिलेटिव्स जो चाहते थे वो तो हो गया। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ इस रूम में हैं, और अब इसके आगे यहाँ वही होगा जो आप चाहेंगे, जिसमें आपकी रजामंदी शामिल होगी।
अमित सोनम की दोनों हथेलियों को अपने सीने से लगाए खड़ा था। लेकिन साहिब, आप, हमारा मतलब है कि हम आप। सोनम की जबान लड़खड़ा रही थी आगे कुछ भी बोलने के लिए। अमित ने सोनम को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बाहों की घेरे में लेकर कहा कि कुछ मत कहिए प्रिंसेस, मेरे लिए मुझसे भी पहले आप और आपका कंफर्ट है। आप मेरी हो चुकी हैं। आपको मैंने मिसेस सोनम अमित रघुवंशी बना लिया है। मेरे लिए बस यही एक एहसास काफी है सोनम। सोनम ने भरी आंखों से अमित की तरफ देखा और धीरे से कहा थैंक यू। अमित ने उसकी भीगी पलकों को चूमते हुए कहा कि मैं डेविल हूं, पर इतना भी नहीं कि अपनी एंजल की खुशी और उसकी फीलिंग्स को समझ ना सकूं। आपसे शादी करने का मेरा डिसीजन सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको दुनिया भर के उल जलूल सवालों से बचाना चाहता था। आपको अपना नाम देकर बार बार आपकी आत्मा को चोट पहुंचाने वाली बातों से आपको हमेशा के लिए दूर रखना चाहता था। सोनम अमित को कृतज्ञ और नम आंखों से देखे जा रही थी। हाँ, जानता था कि आपसे शादी के बाद मुझसे आपके घर के लोग कुछ इसी तरह की उम्मीद रखेंगे, पर मेरे लिए तो आपको बस नजर भर के देखना ही मेरी सांसों को चलाते रहने के लिए काफी है। मैं आपको अपनी नजरों के सामने खुश और महफूज देखकर ही बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में दिमाग में कभी ये सब आया ही नहीं था, और कम से कम तब तक तो ये बिल्कुल भी नहीं जब तक कि आप अपनी पढ़ाई पूरी ना कर लें और मैं अपना रुका हुआ काम। अमित ने सोनम के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर कहा। अब रुका हुआ काम? सोनम को समझ में नहीं आया। हाँ, है एक बहुत ज़रूरी काम। समय आने पर आपको ज़रूर इस बारे में बता दूंगा मैं। अमित ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, पर पहले तो आप चेंज कर लीजिए। मेरी वजह से आपको इन 2 दिनों में क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा है। अमित ने गिल्ट भाव में कहा, पर हमें तो इस सब से कोई शिकायत नहीं है। हम खुश हैं, और सिर्फ खुशी नहीं बल्कि बहुत खुश हैं। आज हमने पूरे परिवार को एक बहू के अधिकार से और आपकी, अमित की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, आपकी पत्नी होने के हक से खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। और उन सबको इतना खुश और संतुष्ट देखकर हम बता नहीं सकते थे कि उस समय हमारा मन कर रहा था कि हम आपके, कुछ रुक कर और हिम्मत करके वो बोली, हम आपके गले से लग जाएं। आखिर आपकी ही तो वजह से हम अपने परिवार से इतनी जल्दी मिल पाए। नहीं तो माँ, दादी, पापा और पीयू, इन सब का प्यार मिलने में हमें फिर से कुछ और महीनों का इंतजार करना पड़ता। सोना हमारे खुशी के बस बोलती चली गई, यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई कि वो डेविल के सामने खड़ी होकर खुद के सताए जाने का रास्ता डेविल को दिखा चुकी थी। ओह रियली? तो फिर आपको रोका किसने था? ना ही उस समय और ना ही अब। हाँ, मानता हूँ कि उस समय सबके सामने गले लगाना थोड़ा ऑकवर्ड फील करवाता। अब मुझे नहीं, आपको। शरारत से हंसते हुए डुग्गू बोला, मैं तो डेविल ठहरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर एंजल अगर कुछ ऐसा करती तो जरूर हंगामा हो जाता, है ना? अमित ने सोनम की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा। आप सुधर नहीं सकते हैं ना? सोनम ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। पर एंजल, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी करती हैं आप इस डेविल के साथ। अमित ने नाटकीय ढंग से कहा। आपको माँ, पा, पीयू और दादी के प्यार को पाने की बहुत बेकरारी थी, यहाँ तक कि उन लोगों के प्यार को देरी से मिलने का मलाल भी आपको सताने लगता। पर आपकी नज़र में इस नाचीज से डेविल के प्यार मोहब्बत की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो बेचारा रोज चिल्ला चिल्ला कर अपना आधा खून यही कहने में जला देता है कि डेविल लव्स हर एंजल वेरी मच, मोर देन हिज लाइफ। पर आपको तो मेरे प्यार को पाने की कोई जल्दी है ही नहीं। अजय जल्दी छोड़िए, आपने तो अपने मोस्ट फेवरेट्स की लिस्ट में तक मुझे नहीं जोड़ा है। अमित ने जानबूझकर अपना मुंह लटका लिया और एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गया। सोनम को अमित की इस हरकत पर हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए अलमीरा खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी, जो उसने आज ही अमित की अलमीरा में अपने लिए जगह करके रखे थे। ये आप क्या कर रही हैं? अमित ने वहीं बैठे बैठे पूछ लिया। आप ही ने तो कहा था कि हम चेंज कर लें, तो बस हम वही करने जा रहे हैं। सोनम ने अलमीरा में ही अपने लिए कोई हल्की सी साड़ी देखते हुए कहा। पर अब अगर मैं ये कहूँ कि आप चेंज ना करें, ऐसे ही रहें, तो? अमित ने गहरी नज़र सोनम के ऊपर डाली और अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो क्या ना कि मुझे कुछ वक्त के लिए अभी आपको ऐसे ही देखना है। ये दूरियां। पुलकित अमित के पीछे पीछे मुस्कुराते हुए अंदर चला आ रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज बीप हुआ। बहुत अजीब सा लग रहा है, जल्दी से मेरी दवा लेकर आओ। पुलकित ने जैसे ही पीयू का सैड इमोजी के साथ वाला वो मैसेज देखा, उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई और वो फौरन पीयू के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। गनीमत थी कि उस समय तक सब बड़े अपने अपने कमरों में जा चुके थे आराम करने के लिए, वरना पुलकित का उतावलापन अगर दादी को दिख जाता तो फिर बवाल ही होना था। पुलकित पीयू के कमरे में पहुंचकर इधर उधर देख रहा था। उसे कमरे की हल्की सी रोशनी में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था कि पीयू कहाँ है। तभी उसे कमरे के बाहर बालकनी में कुछ हलचल मालूम पड़ी और उसने सोचा कि शायद घबराहट की वजह से पीयू खुली हवा लेने के लिए बाहर बालकनी की तरफ चली गई है। प्रिया, प्रिया, वो पुकारता हुआ बालकनी की तरफ चला गया। तुम ठीक हो ना पीयू? पुलकित ने पीयू को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। वो बालकनी से बाहर की तरफ देख रही थी और इस वक्त उसकी पीठ पुलकित की तरफ थी। पीयू का चेहरा जैसे ही पुलकित की तरफ हुआ, पुलकित हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? पुलकित ने उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी। पीयू आंखों में आंसू लिए बस पुलकित को देखे जा रही थी। ओफो, व्हाट इज दिस रबिश पीयू? मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या हुआ है और तुम हो कि बस मुझे लुक दिए जा रही हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे मैसेज को पढ़कर मैं कितना टेंस हो गया था और बिना किसी मेडिसिन के लिए मैं सीधा तुम्हें देखने आया और तुम हो कि साइलेंट मोड में खड़ी हो। पुलकित ने पीयू को झकझोरते हुए कहा। पर मुझे तो बस तुम्हारी ही जरूरत है पुलकित। मेरी घबराहट और बेचैनी की दवा तो तुम्हारे पास ही है।
पीयू ने बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई को कंट्रोल करते हुए कहा और फिर पुलकित की तरफ पीट करके सुबकने लगी। पुलकित ने अपने सर पर हाथ मार दिया। ओह नो, मैं बेवजह ही प्रिया पर भड़क गया। आई एम सॉरी पीयू, पुलकित ने उसे पीछे से ही हक करते हुए कहा। मैं सच में नहीं जान पाया था कि तुम क्या सोच रही हो। मैं घबरा गया था तुम्हारा मैसेज पढ़कर, तो समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं मैं। पीयू अब भी सुबक रही थी, पर अब उसका सुबकना थोड़ा कम हो गया था। अरे अब ऐसी ही रोती रहोगी तो फिर तुम्हारी इस डेयरिंग का क्या फायदा। हाँ, पुलकित ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। पीयू ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और उसके कंधे पर हाथ चलाते हुए कहा, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे पर मैं तो अरे अब बस करो पीयू, सुनो ना यार पीयू। पुलकित खुद को पीयू के वार से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर पीयू का गुस्सा उसकी कोशिशों पर भारी पड़ रहा था उस समय। नहीं, पहले तुम हंस लो मेरे ऊपर, मेरी हालत पर। पीयू गुस्से में बोली भी जा रही थी और पुलकित के कंधे पर मार भी रही थी। अरे बस कर पागल लड़की, मैं तो वैसे भी तेरी अदाओं का मारा हुआ, अब मरे हुए को और कितना मारेगी। हाँ, पुलकित ने पीयू के हाथ को उसकी कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। पीयू का सर लगा था जाकर पुलकित के सीने से और वो एक बार फिर से पुलकित के सीने पर सर रख के सुबकने लगी थी। तो फिर मत जाओ ना मुझे छोड़कर पुलकित, नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना मैं। प्रिया का दर्द उसकी आंखों के रास्ते बहकर पुलकित की शर्ट को भिगो रहा था। अब ऐसे रोगी तो सच में मैं नहीं जा पाऊंगा। पुलकित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था। सबके साथ रहकर खुद को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, पर तन्हाई में तुम्हारे ख्याल और तुम्हारी यादें एक पल को भी पीछा नहीं छोड़ती है मेरा। नहीं रोक पाई मैं खुद को और तुम्हें वो मैसेज कर दिया। पीयू उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में थामे सुबकते हुए बोली जा रही थी। पर फिर भी तुम्हें मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था पीयू, पुलकित उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मेरी बेचैनी तुम्हें देखे बिना कैसे कम होती। कल तो सारा दिन तुम बिजी रहोगे और मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी और उसके अगले दिन तुम चले जाओगे। पीयू ने बुझे मन से कहा और पुलकित से परे हटकर अंदर कमरे में आ गई। पुलकित उसके पीछे पीछे तेजी से आया और उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम्हें तो शायद चैन मिल जाएगा पीयू, पर तुम्हारी एक झलक मुझे कितना बेचैन कर देती है इसका कोई अंदाजा नहीं है तुम्हें। प्रिया उसकी बात सुनकर बोली, तो फिर मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। काश कि ऐसा कुछ कर पाता मैं। पुलकित ने प्रिया को अपनी बाहों में कस लिया था। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में निशब्द बने रहे। तभी पुलकित के मन में कुछ ख्याल आया और उसने प्रिया को खुद से दूर करते हुए कहा, अब तुम सो जाओ पीयू, रात बहुत हो चुकी है और मेरा इस तरह से तुम्हारे रूम में आना भी ठीक नहीं है। पीयू खामोश नजरों से पुलकित को देखती जा रही थी और फिर एक तरफ बिस्तर पर बैठ गई। पुलकित भी कुछ देर तक ऐसे ही खामोश खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पीयू ने अभी अभी जो भी कहा था वो सच था। उन दोनों के दरमियान आने वाले कल का दिन ही था। उसके बाद प्रियुल को कुछ समय के लिए प्रिया और पुलकित बनकर ही जीना होगा। पीयू लुक एट मी। पुलकित पीयू के सामने जाकर खड़ा हो गया। प्रिया अब भी खामोशी से बैठी हुई थी। पीयू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज खुद को संभालो, आई कांट सी यू लाइक दिस। पुलकित ने पीयू के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया था। जब तक तुम नहीं आए थे ना, तब तक आदत हो गई थी तुम्हें सोचकर अपने दिन गुजारने की, पर अब जब तुम आए और मुझसे वो सब कहा जिसके लिए मैंने 4 साल इंतजार किया, मुझे तो बस ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रही थी। पर फिर तुमने सबके सामने मेरा हाथ पास से मांग लिया और उन्होंने भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो मुझे लगा जैसे मेरा वो सपना सच हो गया है। पुलकित अब भी उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामे हुए उसे सुन रहा था। तुम्हारे साथ बिताए गए सारे पल मेरी जान से भी ज्यादा कीमती हैं। फिर इतनी परेशान क्यों हो तुम? पुलकित ने प्यार से पूछा। तुम अब यहाँ नहीं आओगे ना? फाइनल सेमेस्टर के बाद तुम और भाई, सौरभ और रवि सभी जाने वाले हैं ना? पीयू ने फिर से आंखें बरसा दी। ये तुमने कहाँ से सुन लिया? किसने बताया तुम्हें इस बारे में? पुलकित के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट आ गई थी। कल जब मैं सोनम को पूजा के लिए बुलाने गई थी तब भाई को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। मुझे पता है कि किसी की बातें चोरी छिपे सुनना गलत होता है, पर वो बातें तुमसे, भाई से और तुम्हारे दोस्तों से जुड़ी हुई थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। पीयू, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के बाद ही हमें इंटर्नशिप मिलने वाली है और हर कोई अपनी अपनी चॉइस का फील्ड चुनने वाला है इसमें, तो इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पुलकित ने पीयू को समझाते हुए कहा। और तुमसे ये किसने कह दिया कि वहाँ से हम लोग सीधे निकल जाएंगे? हम लोगों को 15 दिन का टाइम मिलेगा अपने बेस पर ज्वाइन करने के लिए, तो हम लोग आएंगे ना घर वापस। पर फिर 15 दिन बाद? पीयू उदासी से बोली। प्रिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। हम दोनों फ्रंट पर नहीं जा रहे हैं जो तुम इतना परेशान हो रही हो। पुलकित ने फिर से समझाया। पर रिस्क तो उतना ही है ना? पीयू पुलकित के चेहरे की ओर देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही थी कि अब पुलकित उसे क्या कहकर बहलाएगा। पीयू, तुम इतना घबरा रही हो तो फिर सोचो सोनम पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि अमित। पुलकित पीयू के सवाल से थोड़ा विचलित हो गया था। मुझे भी उतना ही फर्क पड़ेगा जितना कि सोनम को पड़ेगा। सोनम और भाई का रिश्ता जुड़ चुका है और हमारे रिश्ते को समाज के और परिवार की रजामंदी मिलनी बाकी है, पर दिल तो इन बाउंडेशंस को नहीं मानता है ना पुलकित। पीयू को शायद पुलकित की बात अच्छी नहीं लगी थी और वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। पुलकित ने एक नज़र अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा और फिर बोला कि बहुत रात हो गई, मुझे चलना चाहिए अब। पुलकित ने पीयू को बिना देखे हुए कहा और वहां से चला गया। पीयू बिस्तर पर ही रोती रोती एक तरफ लुढ़क गई। डेविल्स रूम। डेविल के रूम में अमित धीरे धीरे कदम बढ़ाकर सोनम के पास आकर खड़ा हो गया। सोनम की पीठ जरूर अमित की तरफ थी, पर उसका दिल उसे बता रहा था कि एंजल, तेरा डेविल ठीक तेरे पीछे ही खड़ा है। वो एकदम से पीछे की तरफ मुड़ गई और सच में अमित को अपने ठीक पीछे खड़े देखकर वो घबराहट में 2 कदम पीछे लेने को हुई, पर पीछे जाती तो कहाँ जाती। धर्मपत्नी जी, क्या बात है, आजकल आप मुझे देखकर अपने कदम पीछे क्यों खींच लेती हैं? अमित सोनम के थोड़ा और नजदीक आकर खड़ा हो गया।
अब आप जब हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर हमें तो पीछे ही जाना पड़ेगा ना। सोनम खुद को अलमीरा से सटाते हुए बोली। बिल्कुल नहीं प्रिंसेस। अमित ने सोनम की कमर में अपने दोनों हाथों को डालकर उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, इसका एक मतलब ये भी होता है कि जब मैं आपकी तरफ आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊं तो आप भी एक कदम बढ़कर मेरे पास आ जाइए। सोनम ने शर्माते हुए अपनी पलकों को उसके कंधों पर झुका लिया था। क्या सारी रात ऐसे ही मेरी बाहों में खोए रहने का इरादा है आपका? वैसे आई डोंट माइंड, पर अब जब आप मेरे इतने करीब रहेंगी तो फिर मेरा दिल कब तक खुद को रोक पाएगा ये है मुझे नहीं पता। अमित ने सोनम की आंखों में झांकते हुए कहा। सोनम उसके कंधे से सर हटाकर अलग खड़ी हो गई और उससे नजरें चुराते हुए बोली कि एक्सक्यूज मी, हम चेंज करके आ रहे हैं। अमित मुस्कुराते हुए वहां से एक और चला गया अपने खुद के कपड़े चेंज करने के लिए। अब जितनी देर में सोनम कपड़े चेंज करके आती उतनी देर में तो वो बाहर 2 बार कपड़े चेंज कर लेगा ना। अमित ने एक टी-शर्ट और लोअर डाल लिया था और सोनम के बाहर आने का इंतजार करते हुए खिड़की से आसमान में चांद के तारों के संग आंख में चोली देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में सोनम कपड़े चेंज करके बाहर आई और इतनी देर से मन ही मन आसमान के चांद की अपने चांद से तुलना करते हुए जैसे अमित की नजरें सामने थोड़ी सी सकुचाई और खुद में सिमटती हुई सोनम पर पड़ी तो वो ये भूल ही गया कि उसके इस चांद के अलावा ऊपर आसमान में कोई दूसरा चांद भी है। टमेटो रेड कलर की साड़ी, कमर तक खुले सिल्की बाल, काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें जो अमित की उसको एकटक देखने की गुस्ताखी की वजह से झुकी हुई थी, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां और मांग में सिंदूर, पैरों में छन छन करती हुई बाजेब। सोनम का ये रूप देखकर डेविल तो पल के झपकना ही भूल गया था। उफ, आज लगता था कि डेविल का हर वादा टूटने वाला था जो उसने खुद से किया था। सोनम तो जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। अमित की बातें उसके दिमाग में चल रही थी और उस हिसाब से पीछे कदम बढ़ा नहीं सकती थी वो, और आगे बढ़कर जाने की उसमें हिम्मत थी नहीं। कैसे और कितनी बार आप मुझे अपना दीवाना बनाएंगे? हाँ जी, ये एक दिल ही तो है बस इस डेविल के पास, और उसे आप कितनी बार लूटेंगे एंजल? अमित ही सोनम के पास धीरे धीरे चलकर आ गया था। ये तो आपकी मोहब्बत है साहिब, जो हमें आपकी नजरों में और भी खूबसूरत बना देती है। सोनम ने नजरें उठाकर अमित की तरफ देखा और फिर शर्म से बोझल होकर झुक गई। हर बार हम पर इल्जाम लगा देते हो मोहब्बत का, कभी खुद से भी पूछा है इतने खूबसूरत क्यों हो? सच में कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आप मेरी जिंदगी में ना आई होती तो कैसे जी पाता मैं। सिर्फ सांसें चलने को ही तो जीना नहीं कहते ना। अमित वहीं एक काउच पर बैठ गया था और उसने एक हाथ से सोनम का हाथ थाम रखा था। आपसे मिलकर और आपको अपनी जिंदगी में पाकर हम तो बस खुद ही की नजर उतारा करते हैं कि कहीं हमारी खुशियों को हमारी ही नजर न लग जाए। सोनम अमित की तरफ पीट करके खड़ी अपनी मन की बात बता रही थी अमित को। शायद उसे देखते हुए वो कुछ कह ही नहीं पाते। आप इस कदर खूबसूरत लग रही हैं आज। अगर इस बात का आपको जरा सा भी अंदाजा होता तो आप यूं मेरे सामने नहीं आती। आज आपने इस डेविल के इरादों को बेईमानी करने पर आमादा करवा दिया है। अमित काउच से उठकर सोनम के सामने खड़ा हो गया था। वो हमें नहीं पता, पर अगर हम आपके सामने आपके पास नहीं आते तो हम अपने बेकरार दिल को करार कैसे दिलवाते? सोनम ने अपने सर को अमित की एक बाह पर बड़े प्यार से रख लिया था। सुमित की करीबी, मतलब आप भी मेरे पास आना चाह रही थी। अमित ने सोनम के सर को अपने हाथों में भर लिया था। सोनम की पलकें फिर से झुक गई थी। बोलिए ना जान। अमित की बेचैनी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। हम आपकी तरह खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें आपके साथ की चाहत नहीं है। हमारा दिल भी आपके प्यार के लिए वैसे ही तरसता है जैसे। सोनम कहते कहते चुप हो गई। जैसे मेरा दिल तरसता है आपके प्यार के लिए, है ना? अमित ने सोनम की अधूरी बात पूरी कर दी और सोनम शर्मा कर अमित की बाहों में समा गई। अमित ने सोनम के माथे को प्यार से चूम लिया और बोला कि मैं और मेरा सारा प्यार सिर्फ आपके लिए है प्रिंसेस, सिर्फ आपके लिए। सोनम ने आंखें बंद कर ली और अमित की बाहों में और गहरे से समा गई। वैसे आप इसमें कंफर्टेबल तो है ना? अमित ने सोनम का ध्यान उसकी पहनी हुई साड़ी की तरफ दिलाते हुए पूछा। आप कुछ और भी पहन सकती थी अपने हिसाब से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। हमें ये कंफर्टेबल ही लग रहा है, और सच कहें तो हम साड़ी ही पहनना चाहते थे। पुणे जाकर तो हम ये सब पहन नहीं पाएंगे ना। हम बहुत मिस करने वाले हैं इन सब खूबसूरत साड़ियों को। सोनम ने कहीं खोए हुए कहा, जैसे कि वो सच में ही पुणे पहुंच गई थी। रियली? आप ये सब मिस करेंगी वहाँ? और मुझे मिस नहीं करेंगे आप? हाँ? अमित ने सोनम की तरफ देखा। पर आप तो हमारे साथ ही रहेंगे ना? सोनम ने अबूझ होकर कहा। साथ रहने में और पास रहने में अंतर होता है सोनम। जैसे कि हम अभी एक साथ हैं पर एक दूसरे के पास नहीं। अमित ने सोनम को अपनी तरफ फिर से खींच लिया। पर हम तो आपके पास ही हैं ना? सोनम ने कुछ हैरान होकर कहा। डेविल अपनी एंजल की मासूमियत पर मुस्कुरा उठा था। वहाँ पुणे में मैं आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तरस जाऊंगा। पता नहीं कब मुझे आपको नजर भर कर देखने का मौका मिले और पता नहीं कब वहाँ से जाना पड़े। अमित के चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर? सोनम ने अमित की तरफ असमंजस से देखते हुए कहा। कहीं नहीं, अमित ने खुद को संभालते हुए कहा। अब जब फाइनल सेमेस्टर एग्जाम हो जाएंगे तो फिर मुझे और
बाकी के सीनियर्स को इंटर्नशिप के लिए वहाँ से जाना तो पड़ेगा ही ना। अमित ने सोनम के गाल को प्यार से छूते हुए कहा, साहिब हम आपके बिना कैसे रहेंगे वहाँ। सोनम ने अमित के हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहा, जैसे आप अभी तक रह रही थी वहाँ। अमित ने अपने दूसरे हाथ से उसके दूसरे गाल को छूते हुए कहा, आपके बिना तो हम बस सांसें ही ले रहे थे साहिब। सोनम ने उसके दोनों हाथों को अपने गाल से सटा लिया था। आप क्यों परेशान हो रही हैं? पलक झपकते ही साल गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप अकेले कहाँ होंगी? आपके साथ आपकी बेस्टी अंजलि भी तो होगी ना, और मेरे प्यार की, हमारे प्यार की भीनी भीनी खुशबू, उसकी मिठास भी तो होगी आपके पास। अमित ने सोनम की पलकों को आहिस्ते से चूम लिया। सोनम अमित की बाहों में समा गई एक बार फिर से। सोनम की मूड को सही करने के लिए अमित उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि जिन उंगलियों से आप सर्जरी के लिए सर्जिकल नाइफ पकड़ती हैं, उन्हीं उंगलियों से आप किचन नाइफ का इतना अच्छा इस्तेमाल कर लेती हैं। ये डेविल तो आपकी कुकिंग स्किल का फैन हो गया है एंजल। फिर आपने सबके सामने कुछ कहा क्यों नहीं? और तो और हमें हमारा गिफ्ट भी नहीं दिया, ना ही खाना खाने का और ना ही आज की। सोनम कहते कहते अपनी ही जीभ काट कर चुप बैठ गई। अरे ये हमने क्या गजब कर दिया। कान्हा जी आप ये सड़ुआ हमें छोड़ेंगे नहीं। सोनम का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था, पर घबराहट में। एक मिनट क्या कहा आपने अभी? अमित ने सोनम को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। सोनम हड़बड़ा उठी, आपको गिफ्ट चाहिए? खाने का तो समझ में आता है, पर आज की रात का? अमित जानबूझकर अनजान बनते हुए खोपड़ी खुजा रहा था। हमने कहा ना हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस यही कह रहे थे कि हाँ हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। सोनम अमित के पास से उठकर जाने को हुई। कहाँ जा रही है मिसेस रघुवंशी? गिफ्ट नहीं चाहिए? अमित ने सोनम का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया, और इस चक्कर में उसका खुद का बैलेंस बिगड़ गया और वो सोनम को साथ लेकर वहीं बिस्तर पर गिर पड़ा। अमित बिस्तर पर नीचे की तरफ और सोनम उसके ऊपर। उनके बिस्तर पर इस तरह से गिरने की वजह से बिस्तर पर फैली हुई गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उछल गईं और उन दोनों के ऊपर गिरने लगी। सोनम ने तो घबराहट और डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली, और उसने अपनी उंगलियां अमित के कंधों पर कसकर जमाई हुई थी। पर अमित तो खामोशी से अपनी जिंदगी को, अपनी जान को खुद में समेटे हुए और उससे लिपटे हुए देखकर अपने होश खो दे रहा था। उसने सोनम के चेहरे पर आ गए बालों की एक बदली को अपने हाथों से हटा दिया, जैसे बादलों के बीच से चांद निकल आया था। मेरा चांद मुझे आया है नजर, ए रात जरा थम थम के गुजर। मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरी तरफ देखिए जान, अमित ने हौले से उसके कानों में कहा। सोनम ने एक आंख खोलकर उसकी तरफ देखा और फिर आंखें बंद करके अमित के सीने पर सर टिका दिया। आप चीटिंग नहीं कर सकती हैं प्रिंसेस। अमित ने सोनम को उसके कंधों से पकड़कर बिठा दिया था बेड पर जैसे ही सोनम ने उसके पास से जाने की कोशिश की, अमित ने फौरन उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब लाते हुए कहा, सोचिए भी मत मिसेस रघुवंशी, डेविल के पास से जाने की इजाज़त सिर्फ डेविल ही दे सकता है, और अभी डेविल ने अपनी एंजल को अपने पास रहने का फरमान ही सुनाया है। और वैसे भी आपको तो मुझसे गिफ्ट चाहिए ना। सोनम घबराहट में सिर हिलाकर इनकार कर देती है, और अगर मैं वो गिफ्ट नहीं दूंगा तो फिर आपको ख़राब लगेगा और आप सोचेंगे कि मैं कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी की पहली रसोई पर कोई गिफ्ट ही नहीं दे रहा हूँ उसे। हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, और कान्हा जी की सौगंध हम किसी से कुछ कहेंगे भी नहीं, बस हमें सोना है। सोनम ने जल्दी जल्दी अपनी जान छुड़ाने के लिए ये सब कह दिया और वहां से जाने के लिए फिर से उठने की कोशिश करने लगी। पहली सुबह अमित ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सोनम की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और सोनम को रुकना ही पड़ा। अमित उसके पल्लू के छोर को अपनी उंगली में लपेटे हुए धीरे धीरे उसे अपने करीब खींच रहा था। सोनम एक हाथ से अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़े हुए उल्टे पांव ही अमित की तरफ बढ़ रही थी। अमित ने सोनम को पीछे से हक कर लिया और उसके कंधे पर बिखरे हुए बालों को एक साइड में करके अपना चिन रखकर बोला, कहा ना डेविल की मर्जी के बिना आप कहीं नहीं जा सकती हैं। पर हम वो। सोनम के कुछ भी कहने से पहले अमित ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला कि और जब डेविल अपने एंजल को अपने पास महसूस करना चाहता है ना, तो वो चाहता है कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे, उसकी एंजल भी नहीं। सोनम खामोश हो गई, अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। अमित ने उसकी कमर में अपनी बाहों को लपेटते हुए उसे अपने थोड़ा और नज़दीक खींच लिया। उसने धीरे से अपने होठों को उसके कंधे पर रख दिया। सोनम अमित की इस छुअन से बेचैन हो रही थी। उसने अमित के हाथों को कसकर पकड़ लिया था। अमित की बेताबी अब कंधे से होते हुए उसकी गर्दन तक आ पहुंची थी। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर किस कर लिया, पर एक बार फिर से उसकी नज़र सोनम के गले में बंधे लाल धागे पर चली गई और वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। वो कुछ देर तक ऐसे ही सोनम के कंधे पर अपना सर रखे रहा। फिर कुछ देर बाद उसने सोनम के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको पता है ना कि ये सब स्पेशल अरेंजमेंट और आपको और मुझे एक साथ रूम शेयर करने की परमिशन क्यों दी गई है। सोनम की नजरें झुक गई थी अमित की बात सुनकर। और आप तैयार हैं इस सब के लिए? अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था इस समय। साहिब, आपको इनकार करने की कोई वजह भी तो नहीं है हमारे पास। आपकी खुशी हमारे लिए कान्हा जी की मर्जी, और हम आपकी खुशी और कान्हा जी की मर्जी को कैसे इनकार कर सकते हैं। सोनम जैसे तैसे बोल पाई थी। पर मेरे पास है एक वजह इनकार करने के लिए, अमित ने कुछ सोचते हुए कहा। सोनम उसे हैरानी से देख रही थी। क्या कहना चाह रहा था अमित उसको? मेरे लिए आपकी खुशी मेरी अपनी खुशी से भी ज्यादा मायने रखती है सोनम।
और अपनी खुशी के लिए मैं आपसे किया गया वादा, खुद से किया गया वादा नहीं तोड़ सकता। ये लाल धागा सोनम की गले की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मेरे अधूरे काम की याद दिलाता है, और जब तक मैं अपने अधूरे कामों को पूरा नहीं कर लेता हूँ ना, ये लाल धागा हमेशा मुझे खटकता रहेगा। लेकिन साहिब, सोनम ने कुछ कहना चाहा। वादा करता हूँ आपसे सोनम की, अपने अधूरे कामों को जल्दी ही पूरा करके आपको इस लाल धागे से मुक्ति दे दूंगा मैं। आपको रक्षा सूत्र की जगह मंगल सूत्र पहनाकर, और आपको सब कुछ बताऊंगा भी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अमित ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, हम इंतजार करेंगे उस पल का जब आप हमें अपने हाथों से मंगल सूत्र पहनाएंगे साहिब। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा। अमित ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, चलिए आपको सुला दूं मैं, बहुत रात हो गई है। सोनम अमित को फिर से हैरत में पड़कर देख रही थी। अब आज की इस रात को स्पेशल बनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बाहों को खोल दिया। सोनम हौले हौले मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में जाकर सिमट गई। अमित ने सोनम का अपनी बाहों में सिर टिका लिया और धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरने लगा। एक दूसरे की आंखों में देखते देखते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब एक दूसरे की बाहों में बड़े आराम से सो गए। अगली सुबह सोनम की आंख खुली तो उसने खुद को अमित के चेहरे के एकदम करीब पाया। सोता हुआ अमित किसी भी तरह से डेविल नहीं लग रहा था उसे। इस समय तो उसे अमित पर इतना प्यार आ रहा था कि वो खुद को रोक ही नहीं सकी और उसने हौले से उसके माथे को चूम लिया। गुड मॉर्निंग साहिब, सोनम ने धीरे से उसके कान में कहा, और जैसे ही वो वहां से उठने के लिए पलटी, उसे लगा कि पीछे से अमित ने उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया है। उसका दिल धक से रह गया। उसने पीछे पलट कर देखा तो उसकी जान में जान आई। अमित तो आंखें बंद किए लेटा था, पर हाँ, उसका पल्लू जरूर अमित के हाथ के नीचे दबा हुआ था। सोनम ने धीरे से उसके हाथ के नीचे से अपनी साड़ी खींची और बिस्तर से उठने लगी, पर इस बार फिर से उसे रुकना पड़ा। अब कहाँ दबी रह गई ये कमबख्त साड़ी? ऐसे साहिब जगे या नहीं, पर इस साड़ी के चक्कर में जरूर जग जाएंगे। सोनम मनी मन सोचते हुए जैसे पीछे की ओर पलटी, वो सकपका गई। इस बार अमित ने ही उसकी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में फंसा रखा था। छोड़िए हमारी साड़ी को, हमें देर हो रही है। सोनम अपने एक हाथ से अपनी साड़ी को अपनी तरफ खींच रही थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है प्रिंसेस। अमित अपनी आध खुली आंखों से सोनम को मुस्कुराते हुए देख रहा था। हमने क्या किया है आप? सोनम अब भी साड़ी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। सुबह सुबह इतना स्वीट मॉर्निंग विश करके जा रही हैं और वो भी चुपचाप। दैट्स नॉट फेयर मिसेस रघुवंशी। अमित ने उसकी साड़ी को छोड़कर उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सोनम का सर उसके सीने पर था और उसके दोनों हाथ उसके कंधों पर टिक गए थे। आप ये भूल रहे हैं मिसेस रघुवंशी कि मैंने आपको ये छूट सिर्फ कुछ समय के लिए दी है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझसे ये छोटी छोटी खुशियां भी छीन लेंगी। हाँ, अमित के हाथ सोनम की पीठ पर धीरे धीरे सरक रहे थे। सोनम ने नजर भरकर अमित की तरफ देखा और फिर खुद को उससे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली कि हमने कुछ भी नहीं किया है। आप सो रहे थे तो हम आपको कैसे जगा सकते थे? पर अब तो मैं जाग रहा हूँ, और वैसे भी आप मेरे इतने करीब आकर चली जाएंगी और आपको लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। आप यूं ही मेरी जान नहीं है जान। आपको मैं दिल से महसूस करता हूँ, और आपका मुझसे दूर जाना या पास आना, मैं दोनों ही जान जाता हूँ। अमित ने सोनम को अपने पास बिस्तर पर लेटा लिया और खुद उसकी साइड पर लेट गया। साहिब सच में देर हो जाएगी, हमें जाने दीजिए ना प्लीज। सोनम आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, उससे जो उसकी आंखों में खो चुका था। कितना ही हम तुम्हें करीब ले आए, मगर तुम्हें दिल में रखकर भी मेरा दिल नहीं भरता। चाय और नाराजगी। सुबह का ही वक्त। प्रिया रोते रोते ही बिस्तर के एक किनारे ढुलक गई थी और न जाने कब उसकी आंख लग गई थी, वो जान ही नहीं पाई। आदत के हिसाब से रोज की तरह वो उठ चुकी थी और मनी मन कुछ सोच भी चुकी थी। अपनी उधेड़ बुन में उसने ये भी ध्यान नहीं दिया था कि वो तो बस ऐसे ही एक और लुढ़क गई थी रात में। जब सुबह वो जागी थी तो बिस्तर पर सही तरह से लेटी हुई थी और उसके ऊपर एक कंबल भी पड़ा हुआ था। उसने कंबल की धरी बनाकर एक और रखी और टॉवल लेकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद फटाफट रेडी होकर वो बाहर आ गई तो देखा कि माँ और मासी यानी अनुराधा जी मथुरा जाने वाले गिफ्ट्स को पैक करके तैयार कर उन्हें एक पैकिंग बैग में रखते जा रहे थे। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग मासी जी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को मॉर्निंग विश किया। ओहो, उठ गई मेरी पीयू। कविता जी के कुछ कहने से पहले ही अनुराधा मासी ने पीयू की गाल को प्यार से छूते हुए कहा। पीयू हल्के से मुस्कुरा गई थी उनकी बात सुनकर। माँ, बाकी के सब लोग कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहा कोई। पीयू ने घुमा फिराकर पूछ ही लिया था उसके लिए, जिसके सामने भी ना पड़ने का डिसीजन वो मनी मन ले चुकी थी। पर जो ये डिसीजन तो दिमाग ने लिया था ना, दिल को तो अब भी अपने दिलबर की एक झलक की ही तलब लगी हुई थी। दादी और पा तो बाहर गार्डन में वॉक कर रहे हैं। अमित और सोनम अभी रूम में ही हैं और पुलकित तब तक बाहर से पसीने में तरबतर कानों में हेडफोन लगाए हुए जॉगिंग सूट पहने हुए बाहर से पुलकित आता हुआ दिखाई दिया। ये लो आ गया पुलकित। कविता जी ने मुस्कुराते हुए पीयू की बातों का जवाब दिया और फिर अनुराधा जी के साथ अपने काम में लग गई। माँ, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पीयू ने पुलकित को इग्नोर करते हुए कहा, जबकि पुलकित उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया था। हाँ ठीक है, पर नाश्ता अभी मत बनाना। हाँ, पुप्पू और सोनम को भी आ जाने दे तब तक। और हाँ, दादी की चाय में चीनी मत डालना। कविता जी ने पीयू को वहीं से बैठे हुए सब समझा दिया था। हाँ माँ, मुझे पता है सब।
पीयू ने भी अंदर किचन से कविता जी की बातों का जवाब दे दिया और चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। लगता है रात की बात से गुस्सा है, पुलकित मन ही मन सोचते हुए बोला। मासी मैं शावर लेकर आता हूँ, पुलकित ने कहा और किचन में झांकते हुए बोला कि मेरी चाय मेरे रूम में ही ले आना प्लीज़। प्रिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में लगी रही। उसने सबके लिए चाय कप्स में छानी और ट्रे में रखकर एक एक सबको देने लगी। वो कविता जी के पास ही बैठकर अपनी चाय पीने ही जा रही थी कि कविता जी ने उसे टोक दिया। पीयू बेटा, पुलकित की चाय उसके कमरे में दे आई तुम। पीयू अचकचा कर कविता जी की तरफ देखने लगी। पीयू क्या करती है लड़की तू, जाकर पहले पुलकित को चाय देकर आ। कविता जी ने पीयू को हौले से डपटते हुए कहा। अरे बच्ची है कविता, भूल गई होगी, कोई बात नहीं पीयू, तुम अपनी चाय पी लो, पुलकित को बाद में दे आना। अनुराधा जी ने पीयू को प्यार से पुचकारते हुए कहा। सॉरी मासी जी, मैं अभी देकर आती हूँ। पीयू चुपचाप अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ चल दी। अब वो माँ को या मासी को कैसे बताती कि वो जानबूझकर पुलकित के सामने ही नहीं जाना चाह रही थी। वो उसे देखेगी और फिर से उसे बीती रात की बातें याद आ जाएंगी और वो इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे किसी का भी अच्छा खासा मूड खराब हो जाए। उसने केटल में चाय की और एक खाली कप और केटल ट्रे में रखकर पुलकित के रूम की तरफ चल दी। इधर डेविल्स रूम। सोनम, दिस इज चीटिंग, नॉट फेयर, आई से कम बैक टू मी राइट नाउ। अमित ने शायद डेविल फॉर्म में घुसकर सोनम को अपने पास आने का ऑर्डर दे दिया था। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्यार से बुलाते तो एक बार सोच सकते थे हम, पर इतने एटीट्यूड से बुलाएंगे ना तो हम नहीं आने वाले। सोनम ने अलमीरा से टॉवल निकालते हुए कहा। इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा हाँ जान। अमित वहीं बिस्तर पर फिर से लेटते हुए बोला। हमसे हिसाब बाद में लीजिएगा कैप्टन साहब, पहले जल्दी से रेडी हो जाइए और बाहर नाश्ते के लिए पहुंचिए, वरना फिर दादी आपसे हिसाब ले लेंगी। सोनम ने शरारत से मुस्कुराकर अमित की तरफ देखा। अच्छा जी, मुझे दादी के नाम से टीज कर रही हैं आप? रुकिए आपको तो आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, दादी भी नहीं। अमित सोनम की तरफ तेज कदमों से लपका, पर सोनम इसके लिए तैयार थी और वो तुरंत ही बाथरूम में घुस गई और अमित के मुंह पर ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अरे धर्म पत्नी जी, आई स्वेयर छोड़ूंगा नहीं आज आपको। आखिर आज आपने सुबह सुबह डेविल से पंगा लिया है हाँ? अमित ने अपनी नाक सहलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सोनम बाथरूम से अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर निकलती है। येलो कलर के लखनवी चिकन अनारकली सूट में उसका गोरा रंग एकदम सोने की तरह चमक रहा था। वो भूल चुकी थी कि बाथरूम में जाने से पहले उसने डेविल को छेड़ दिया था और डेविल इसी ताक में बैठा हुआ था, कहीं घात लगाकर। वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों में उंगलियां चला ही रही थी कि तभी पीछे से अमित ने उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट दी और अपने चिन को उसके गीले बालों पर ही रख लिया, कंधे पर। ये क्या कर रहे हैं आप? सोनम की तो जैसे सांस ही रुक गई थी अमित के यूं एकदम से उसके पास आने पर। अब बताइए आप कहाँ जाएंगे मुझसे बचकर? हाँ, क्या कह रही थी आप कि मुझे दादी को हिसाब देना है? सोनम आईने में अमित को देखकर पलके झुकाकर खड़ी हो गई थी। पहले तो आप मुझे हिसाब दीजिए, इतनी नाइंसाफी, इतनी चीटिंग आप क्यों करती हैं मेरे साथ? अमित सोनम के गीले बालों की खुशबू में कहीं खोता जा रहा था। आप जब चाहें जितना चाहें मुझे देख सकती हैं, प्यार जता सकती हैं, पर जब मेरी बारी आती है तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। हम आपकी किसी भी बात का हिसाब नहीं देने वाले। आप हर बार हमारी सांसों को अटका देते हैं और उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा, पर कैसे आपकी सांसें अटकती हैं, मुझे भी तो बताइए जरा। ऐसे? अमित सोनम की गर्दन पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला। या फिर ऐसे? उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए अमित उसकी आंखों में झांकने लगता है। सोनम नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी, पर कैसे ये तो सिर्फ वही समझ रही थी। उसने इस समय दुपट्टा भी नहीं लिया था और वो वहां से बिना दुपट्टे के हिल भी नहीं सकती थी। शर्टलेस पुलकित। पर शायद अमित सोनम की मुश्किल समझ गया था। उसने सोनम को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि मेरे पास आइए जान, आपको खुद में कहीं छुपा लूं मैं। सोनम बिना कुछ कहे पलके झुकाए अमित की बाहों में समा गई। आपको बता नहीं सकता हूं कि आपको अपने करीब पाकर कितना सुकून मिलता है मुझे। सच में प्रिंसेस, आपको दिल से महसूस करने के अलावा मेरी और कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है। आप मेरी नजरों के सामने रहेंगी और मैं अपनी पूरी जिंदगी बस आपको मुस्कुराते हुए देखकर ही बिता दूंगा। अमित धीरे धीरे उसके गीले उलझे हुए बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए बोल रहा था। अमित ने एक और हाथ बढ़ाकर दुपट्टा उठाया और सोनम के सर पर डालकर उसके माथे को चूमते हुए कहा कि आप रेडी हो जाइए, कुछ ही देर में हम मथुरा चल रहे हैं, आपके और हम सब के प्यारे अभ्यंग के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए। सच में? सोनम की खुशी उसकी आवाज से महसूस की जा सकती थी। जी हाँ, बस आप जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कर लीजिए चलकर, मैं भी आ रहा हूँ। अमित ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। सोनम खुशी खुशी तैयार होकर जल्दी से बाहर चली गई। आखिर ये खुशी की बात उसे पीयू से जो बांटनी थी, पर पीयू का खुद का मूड तो इस समय माशाअल्लाह ही हो रखा था। इधर बाबा जी का रूम। मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, मुझे तो बस ये चाय की ट्रे उसके रूम में रखकर वापस आ जाना है, और क्या मुझे वहाँ रुकना थोड़ी है। पीयू खुद को दिलासा देते हुए 100 बहाने मन में सोचते हुए धीरे धीरे एक एक कदम पुलकित के रूम की तरफ बढ़ा रही थी। उधर पुलकित शावर लेकर अपने गीले बालों को टॉवल से झटककर उन्हें ड्रायर चला रहा। वो इस समय सिर्फ एक लोअर में था और माशाअल्लाह बाबा जी के बाइसेप्स, 6 पैक एब्स और फिट एंड फाइन बॉडी एकदम कहर बरपा रही थी। पर तन्हाई में तुम्हारी चाय लो मिल गया साथी कहर बरपाने के लिए। पीयू ने जैसे ही पुलकित को शर्टलेस देखा वो उल्टे पांव वहां से जाने लगी। पीयू रुको,
पुलकित एकदम से उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागा और जल्दबाजी में अपने हाथ को गर्म केटल से छुआ बैठा। आउच! प्रिया का ध्यान जैसे ही पुलकित के आउच पर गया, उसने वो ट्रे एक तरफ रखी और पुलकित के हाथ को पकड़कर वो वापस बाथरूम में चली गई। उसने नल चला दिया और पुलकित के हाथ को नल के नीचे निकल रहे ठंडे पानी के नीचे लगा दिया। इस बीच उसने एक बार भी पुलकित की तरफ नहीं देखा था और पुलकित की नज़र एक बार भी प्रिया के चेहरे से हटी नहीं थी। क्या ज़रूरत थी इस तरह मेरी तरफ आने की? देखो कितना लाल हो गया हाथ, अब जलन भी हो रही होगी। प्रियो पुलकित के हाथ को ध्यान से देख रही थी। मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम चली जाती ना। पुलकित अब भी प्रिया के चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं बस तुम्हें चाय देने आई थी। प्रियो ने इतना कहकर जैसे ही पुलकित की तरफ देखा तो उसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर उसकी नजरें झुक गई। नल से पानी बह रहा था और उस पानी में पुलकित का वो झुलसा हुआ हाथ अब भी था, पर अब पुलकित का सारा ध्यान प्रिया पर था। प्रिया भी नजरें झुकाए खड़ी थी। वो धीरे धीरे प्रिया की तरफ झुकने लगा, पर पीयू पीछे की तरफ हटते हुए बाहर निकल गई वहां से। वो यार, ये तो सॉलिड गुस्सा हो गई है। पर कोई ना, बाबा पुलकित देव को अपनी मिसेस सचान को मनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। पुलकित भी अपनी चिन को खुजाते हुए उसके पीछे पीछे बाहर रूम में आ गया। ये लो, मैंने ऑइंटमेंट निकाल कर रख दिया है, इसे लगा लेना और बैंडेज बांध लेना, आराम मिल जाएगा, पीयू ने कहा और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। पर मेरा आराम तो तुम अपने साथ ले जा रही हो प्रिया। पुलकित के इतना कहते ही प्रिया के कदम दरवाजे तक जाते जाते रुक गए। पुलकित हिम्मत करके आगे बढ़ा और पीयू की कलाई को अपने हाथों में थामकर उसे वापस रूम में ले आया। जलन यहाँ नहीं हो रही है। हाथ की तरफ देखकर उसने पीयू के हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहा, जलन यहाँ हो रही है और तुम मरहम लगाने के बजाय मेरे जख्म को और कुरेदती ही जा रही हो। प्रिया हैरानी से, खामोशी से बस पुलकित को ही देख रही थी। पुलकित ने उसे अपने नज़दीक लाते हुए कहा, तुम मेरे सामने रहकर भी मुझे अनदेखा कर रही हो और ये बात मुझे तकलीफ देने के लिए काफ़ी है पीयू। मेरे कहने का वो मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं भी तो तुमसे अलग होकर जी नहीं पाऊंगा। तभी तो तुम्हारे सामने आने से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ना तुम्हें देखूंगी और ना ही तुम्हें देखकर मेरा दिल कोई ख्वाहिश करेगा। पीयू ने नजरें चुराते हुए कहा, सच में ऐसा कर सकोगी? रह सकोगी मुझसे दूर? पुलकित ने पीयू को अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए कहा। पीयू उसके कंधे पर हाथ रखने में अचकचा रही थी, पर पुलकित उसके मन की हालत से अनजान उसे बस अपने करीब करके उसकी आंखों में ही देख रहा था। पुलकित का शर्टलेस होना भी पीयू की अचकचाहट का एक रीजन था। वो जितना सोच रही थी कि उसे पुलकित से दूर रहना है, पुलकित उतना ही उसके करीब होकर खड़ा था। कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना, क्या पता शायद इससे कुछ दिन के लिए सही पर मुझे और मेरे दिल को सुकून मिल जाए, पीयू ने नजरें चुराते हुए कहा और वहां से चली गई। पुलकित बेबसी में अपनी आंखों को मूंद कर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद रेडी होकर बाहर निकल आया, जहाँ सभी बड़े लोग सब बच्चों के इकट्ठे होने का इंतजार कर रहे थे। पीयू सोनम के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे कोहनी मारते हुए बोली कि आय हाय जाने मन, चेहरे का नूर बता रहा है कि रात बड़ी दिलकश बीती है किसी की। हाँ, पीयू की बातें सुनकर सोनम के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और बीती रात का एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने होकर गुजरने लगता है। हाय, मैंने तो सिर्फ पूछा था और लगता है कि तुम तो फिर से वहीं पहुंच गई हो, पर अकेले क्या करूँगी? भाई तो इधर ही चले आ रहे हैं। प्रिया की शरारतें फिर से चालू हो गई थी और वो अंदर से कितने ही तूफानों से गुजर रही थी, पर उसकी खबर वो बाहर किसी को नहीं होने देना चाहती थी। सोनम ने एक नज़र सामने की तरफ देखा और हौले से मुस्कुराकर नजरें झुका ली। अरे आपकी ये शर्म किसी दिन मेरी जान ले लेगी जान। अमित मनी मन सोनम की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बाबा के पास जाकर खड़ा हो गया। आप हमें इस तरह से निहारेंगे तो फिर हम और क्या करें? सोनम ने एक बार फिर से अमित की तरफ देखा और पलकें झुका ली। पुलकित ने भी एक बार पीयू की तरफ देखा, पर पीयू का ध्यान तो सोनम से बात करने में था या फिर वो जानकर सोनम में बिजी होने का बहाना किए हुए खड़ी थी। पीयू, जिन पलों को सोचकर तुम अभी से इतनी पैनिक हो रही हो, उन पलों को आने में अभी कुछ समय है, पर तुम अपनी नाराजगी से ये जो कुछ पल हमें मिल सकते हैं वो भी बिता रही हो। पुलकित पीयू की तरफ खामोशी से देख रहा था और उसके मन में यही सब चल रहा था। अच्छा सुनो डुग्गू, मैंने ना किशोर से बात कर ली है, अंबर और धरा भी तैयार है, तो तुम एक काम करो, यहाँ से निकलते हुए अंबर को फ़ोन कर लेना, वो तुम्हें चौराहे पर मिल जाएगा। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे चलाते हुए ले जाना। तुम्हें रास्ता नहीं पता होगा तो हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। अखिलेश जी ने डुग्गू को समझाते हुए कहा। जी पापा, आई विल मैनेज, अमित ने गाड़ी की चाबी संभालते हुए कहा। और वैसे भी भाई अगर रास्ता भूलो तो सोनम है ना, ये बता देंगी रास्ता। इन्हें तो आंखें बंद होने के बाद भी अपने घर तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, प्रिया ने शरारत से कहा और सभी लोग मुस्कुरा उठे। सोनम का पग फेरा। राखिल, एक बात सोचो सा। अब तक दादी सबकी बातें सुनते हुए अपना पोहा और जलेबी निपटाने में लगी हुई थी। उन्होंने अखिलेश जी के सामने एक सुझाव रख दिया। मामा बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? अखिलेश जी ने दादी की तरफ देखते हुए कहा। माँ यो सोचू सा कि जब सोनम मथुरा जा रही से तो फिर लगे हाथों वानू भी उठे पग फेरे खातिर छोड़ दिया जाए। दादी ने एक नजर सुमित पर डालते हुए कहा। दादी की बात सुनकर अखिलेश जी, कविता जी, अनुराधा जी के चेहरे कुछ इस तरह से हो गए थे कि अरे हाँ भाई, अब सोनम की भी शादी हुई है तो फिर उसे भी तो पग फेरे के लिए जाना होगा मथुरा, और इतनी इंपॉर्टेंट बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? प्रियोल भी हैरानी से कभी सुमित को तो कभी अपने बड़े लोगों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि सच में दादी के दिमाग का जवाब नहीं। पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो डेविल की हो गई थी। एंजल से दूर जाने की सोच कर ही उसे घबराहट होने लगी थी और वो वहां से हटकर पानी पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर रखे हुए पानी की बोतल की तरफ चला गया। सोनम उसकी मनः स्थिति समझ रही थी।
पर कहीं ना कहीं उसे अपने घर एक दिन और रुकने का लालच भी तो सता रहा था। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कविता जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। मैं अभी पूनम जी को फोन करके बता देती हूँ कि सोनम के पग फेरे की तैयारी कर लें। पर बींदड़ी, पूनम बींदड़ी नू यो बात गणी तरीके से समझा देना कि वह हमारी लाडो नू पग फेरे करवा कर अवनी के साथ ही वापस भेज दे। सिर्फ 2 ही दिन में इस घर में सोनम की आदत हो गई से, और वैसे भी अठे कोई ऐसो भी तस है कि वह का दो खून जल गया होगा हमारी लाडो के मथुरा जाने की बात सुनकर। दादी ने अपने आसपास देखते हुए कहा, पर उन्हें अमित दिखाई ही नहीं दिया। वो पहले ही सोनम के पग फेरे के लिए जाने की बात सुनकर गुस्से और उदासी में वहां से निकल गया था। अरे तो फिर किस बात का इंतजार है भाई, जल्दी चलेंगे तभी तो सोनम को थोड़ा ज्यादा वक्त मिलेगा मथुरा में रहने के लिए, पुलकित ने शरारती लहजे में कहा। सोनम सर झुकाकर मुस्कुराने लगी थी। हाँ, अगर सब कुछ रेडी है तो फिर चला जाए, अमित ने कुछ इस तरह से कहा कि सोनम को समझ में आ गया था कि उसके साहिब का मूड कुछ उखड़ गया है। हाँ तुम सब निकलो, अब देखो ना टाइमली पहुंचोगे तो सही रहेगा, और बेटा पहुंचकर फोन जरूर करना, किशोर जी ने एहतियातन कहा था। जी हाँ बिल्कुल मौसा जी। डेविल एक बार फिर से डिवाइन बन गया था। रच हो रे सुन, हमारी छोरी का घना ध्यान रखना था, दादी ने अमित को पीछे से टोकते हुए कहा। मथुरा थारी ससुराल से, जा उठे जाकर अपनी एटीट्यूड की दुकान खोलकर मत बैठ जाना था। दादी की बात सुनकर सब लोग दाएं बाएं देखने लगे, जबकि सभी के चेहरों पर दबी हुई मुस्कुराहट थी। अमित ने बेसब्री से दादी को देखा, जैसे कि कह रहा हो कि दादी आप बिना मजे ले लो, एक मौका नहीं छोड़ना आप। कुछ देर बाद सभी लोग डेविल की धन्नों में सवार होकर मथुरा के लिए निकल पड़े। एक मोड़ पर अंबर अपनी गाड़ी लिए हुए उन लोगों का पहले से इंतजार करते हुए मिल गया। अमित ने अंबर को देखते गाड़ी का हॉर्न बजा दिया और अंबर की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा ली। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां दिल्ली मथुरा हाईवे पर दौड़ रही थी। यूं तो दिल्ली से मथुरा जाने का रास्ता कुछ 2 से 3 घंटे का ही था, पर अब सफर में सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ थे, तो फिर कौन चाहता था कि ये दिलकश और खूबसूरत सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाए। उस पर से सोमित और प्रियुल किसी न किसी वजह से एक दूसरे से कटे कटे से बैठे थे। सोमित में से सोनम अमित की तरफ देखकर उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और प्रियुल में से पुलकित पीयू के चेहरे को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये बेकार की नाराजगी कब तक रहेगी प्रिया के चेहरे पर। तभी अंबर ने अमित को फोन कर दिया। अमित ने गाड़ी चलाने की वजह से फोन को स्पीकर मोड पर डाल दिया और बोला, हाँ भाई डुगू आगे कहीं गाड़ी रोक लेना, जरा का मूड स्विंग हो रहा है तो कहीं रुककर चाय पी लेते हैं। अंबर ने गाड़ी के शीशे से इधर उधर देखते हुए कहा। अमित रुकना तो नहीं चाहता था, पर अब अंबर को कैसे मना करता, तो उसने बेमन से उसे ठीक है भाई बोल दिया। कुछ दूर आगे जाकर एक रोड साइड ढाबे के किनारे अमित ने अपनी गाड़ी रोक ली। अंबर पहले ही धरा के साथ गाड़ी से बाहर आ चुका था। डुगू यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी, पुलकित ने आगे सीट बेल्ट खोलते हुए अमित से पूछ लिया। मेरी ससुराल आ गई है, अमित ने मुंह बनाते हुए कहा और झटके से दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल गया। अरे इसे क्या हो गया, बस पूछा ही तो था, पुलकित ने अपनी खोपड़ी खुजाते हुए कहा। ये दोनों भाई बहन का ना कोई पता ही नहीं चलता, रानी कब किस बात पर नाराज होकर मुंह फुला ली, गॉड नोस। पुलकित ने एक नजर प्रिया की तरफ देखा जो सोनम और धरा के साथ खड़ी बातें कर रही थी। पूरे टाइम अमित अंबर के साथ बैठा हुआ बातें करता रहा। पुलकित ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। वैसे भी पीयू को सबके सामने कुछ कहने का मतलब तो कुछ बन ही नहीं रहा था ना। यूं तो अमित की अंबर के साथ बढ़िया कटती थी, पर आज अंबर के साथ बैठने का एक रीजन और था। हर 15-20 मिनट बाद सोनम के फोन पर आने वाले फोन जो उसे मथुरा से आ रहे थे, कभी मयंक तो कभी अहाना और कभी सत्येंद्र जी उसे फोन करके पूछ रहे थे कि अब वो कहाँ पहुंची है और कितनी देर लगेगी उसे मथुरा पहुंचने में। सोनम का हर फोन कॉल पर मुस्कुराते हुए जवाब देना अमित का खून जला रहा था। अब इन्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि मुझे कितना सैड फील हो रहा है इनकी मथुरा जाने से, बल्कि वहाँ रुकने के नाम से मुझे सैड फील हो रहा है। पर इन्हें क्या, मेरा जी जले तो जले, ये तो बड़ी खुश लग रही हैं, देखो तो कैसे बात बेबात पर मुस्कुराए जा रही हैं। अमित पुलकित और अंबर से बातें करते हुए बीच बीच में एक नज़र सोनम पर डाल लेता था, और सोनम को धरा और पीयू के साथ बातें करने में बिजी देखकर मुंह सिकोड़ कर बैठ जाता था। ऐसा ही कुछ हाल पुलकित का भी था। वो भी बस एक नज़र पीयू को देखकर यही सोच रहा था कि कैसे और क्या कहकर वो पीयू को मनाए। वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मथुरा में सोनम। कुछ देर के बाद वो लोग एक बार फिर से मथुरा के लिए निकल पड़े। इस बार ड्राइविंग सीट पर पुलकित बैठा और उसने आगे का मिरर सेट करते हुए सामने की ओर देखा। चोर नजरों से उसे ही देखती हुई पीयू पर उसकी नजरें पड़ती, पीयू ने सिर पिटाकर नजरें फेर ली थी सामने से, और पुलकित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हो तो मिस प्रिया रघुवंशी छुप छुप कर मुझे ही देख रही हैं, पर मानेंगे नहीं कि वो मुझे ही देख रही हैं। पर देखते हैं कब तक। खैर इस तरह की लुका छिपी के खेल को खेलते खेलते वो लोग मथुरा पहुंच गए, जहाँ पर पहले से ही सभी लोग उन लोगों की अगुवाई के लिए खड़े हुए थे। आगे वाली गाड़ी से अंबर के साथ धरा मुस्कुराते हुए बाहर निकली, और उन दोनों ने आगे बढ़कर शांतिवन के मुख्य दरवाजे पर खड़े सत्येंद्र जी, पूनम जी और बाकी के रिश्तेदारों को नमस्कार किया। सत्येंद्र जी ने उन दोनों का अभिवादन किया और पास ही खड़े हुए अपने छोटे भाई विनोद से उन्हें अंदर गेस्ट रूम में ले जाने के लिए कहा। वो ये सब उन्हें बता ही रहे थे कि अचानक से सोनम बाद वाली गाड़ी से उतरकर एकदम से दौड़ते हुए उनके गले लग गई। ओह मेरी बच्ची, मेरी लाडो। सत्येंद्र जी ने सोनम को अपने अंक में भर लिया। पीछे गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे आ रहे प्रियुल और अमित ये देखकर मुस्कुरा उठे। सबकी आंखों में नमी आ गई थी ये नजारा देखकर। कितना याद किया था मैंने तुझे मेरी लाडो, तेरा ये पापा कितना तरस रहा था तुझे अपने गले से लगाने के लिए मेरी बच्ची। सत्येंद्र जी की आंखों से आंसू बह चले थे। हमने भी आपको बहुत याद किया पापा, आपको हिचकियां नहीं आई क्या? सोनम ने रोते रोते मासूम सा सवाल अपने पापा से पूछ लिया था। सत्येंद्र जी रोते हुए भी मुस्कुराने लगे थे और उन्होंने सोनम के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा हाँ मेरी लाडो,
तेरी हिच क्यों नहीं तो मुझे बताया था कि तू आज अपने पापा के पास आने वाली है। ओह, कोई आपसे क्यों प्यार नहीं करेगा सोनम, आप हैं इतनी प्यारी और मासूम सी, पर आपकी आंखों के ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। इतने कि मैं ये भूल जाता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे थोड़ा नाराज़ था, पर आपके आंसुओं ने मुझे पिघला दिया धर्मपत्नी जी। हमें दोनों हाथों को बांधे हुए बस यही सोच रहा था, बिट्टू अपनी माँ की गले नहीं लगेगी। अचानक से वहाँ एकदम शांति फैल गई और वहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ सोनम भी पूरी तरह चौंक गई। पूनम जी ने सोनम के सर पर हाथ रखते हुए रुंधे गले से कहा। सोनम फौरन पूनम जी की तरफ मुड़कर देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मोतियों से झिलमिला रही थी। मुझे तो ये हक भी नहीं है शायद कि मैं तुझे बिट्टू भी कह सकूं, पर बेटी तो माँ की परछाई होती है ना, और जब बेटी तेरे जैसी हो तो मुझ जैसी बदनसीब माँ के 100 गुनाह खुद कान्हा जी भी माफ़ कर देते हैं। मैं तेरी और मयंक की गुनाहगार हूँ बिट्टू। मैंने तुझे तेरे भाई से अलग करने की बतेरी कोशिशें की, और इस वजह से आज मुझे ना ही मेरे बेटे का प्यार मिल सका और ना ही मेरी बेटी का लाड। सोनम पूनम जी की बातों को सुनकर सत्येंद्र जी का हाथ थामे सुबक रही थी, और अमित और प्रियल हैरानी से पूनम जी की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरों के भाव देखकर ये साफ मालूम पड़ रहा था कि वो लोग सोनम को उसकी माँ वापस मिलने पर कितने खुश थे, खासतौर पर अमित। मुबारक हो जान, आखिर आपके प्यार की शिद्दत को आपकी पूनम माँ ने भी महसूस कर ही लिया, और वो भी दिल की गहराइयों से। अब मुझे ये डर नहीं है कि जब आपको आपके पास्ट का सच पता चलेगा तो आप खुद को संभाल पाएंगी या नहीं, क्योंकि अब आपके पास सर रख कर रोने के लिए आपके भाई और बाप के कंधे के साथ ही रोते रोते सोने के लिए आपकी माँ की गोद भी है। अमित अचानक ही उस वादे को याद करने लगा था जिसे उसने अव्यंग की शादी में चलते हुए सुमित्रा जी से किया था। बिट्टू, मैंने आज तक तेरे लिए जितने भी कांटे बोए वो आज मेरे ही दामन में चुभ रहे। वो कांटे आज मेरे ही कलेजे को छलनी कर रहे हैं बेटा। जो भी साजिशें की वो अकेले और सबसे छुप कर की थी, पर आज मैं अपने सब गुनाहों के लिए सबके सामने तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ बिट्टू। मुझे माफ़ कर दे और मुझे तेरे पैर पखाड़ने का मौका दे दे बिट्टू। मुझे मेरे पाप को हद तक कम कर लेने दे, पाप कम कर लेने दे बिट्टू। पूनम जी सोनम के आगे हाथ जोड़े हुए फपक फपक कर रो पड़ी। माँ, माँ ऐसा मत कहिए आप। सोनम ने पूनम जी को उनके झुके हुए कंधों से पकड़कर अपने गले लगा लिया। हम तो आपसे कभी नाराज थे ही नहीं माँ, फिर माफी किस बात की। सोनम पूनम को गले लगाए हुए रो पड़ी थी। सोनम और पूनम को यूं इस तरह से गले मिले हुए देखकर सत्येंद्र जी ने अपनी बह चली आंखों को पूछा और पूनम जी से प्यार से कहा कि पूनम जी, बिटिया को क्या दरवाजे पर ही रोक कर रखेंगी। पूनम जी ने अपने और सोनम की आंखों के आंसू साफ किए और सोनम का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने के लिए बढ़ी ही थी कि दरवाजे के पास खड़े हुए मयंक को देखकर दोनों ही ठिठक कर खड़ी हो गई और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। माँ की ममता। पूनम और सोनम को गले लगकर रोते हुए देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे थे। आखिर सब लोग यही तो चाहते थे कि एक बिन माँ की बच्ची को माँ की ममता मिल जाए। और अब जब ऐसा हो रहा था तो भले ही वो माँ बेटी रो रही थी, पर उन्हें साथ में रोता हुआ देखकर सब लोगों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। और ऐसी ही मुस्कुराहट उन दोनों के सामने खड़े मयंक के चेहरे पर भी आ चुकी थी, जो न जाने कितनी देर से और कितने ही चक्कर लगा चुका था सोनम के आने का इंतजार करते हुए दरवाजे का। वो बस दरवाजे का एक और फेरा लगाकर अंदर गया ही था कि उसके पीछे ही दिल्ली से दोनों गाड़ियां वहां पहुंच गई थी। और फिर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आहाना खुद को रोक ही नहीं पाई और वो भागते भागते सीधे मयंक के पास पहुंची। अरे आराम से आओ, गिर जाएगी बच्चा। मयंक ने अपने अंदर की बेताबी छुपाते हुए आहाना से कहा। ओफो भैया, ये सब छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ चलो, वरना आप वो सब मिस कर दोगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। आहाना ने मयंक का हाथ पकड़ा और बिना उसकी बात सुने उसे लेकर लगभग दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ पहुंच गई। अरे आराम से चल तो रहे ना। मयंक को सच में अंदाजा ही नहीं था कि बाहर वहां पर हो क्या रहा था। आहाना ने मुस्कुराते हुए मयंक को सामने की ओर देखने का इशारा किया और खुद एक साइड होकर खड़ी हो गई। मयंक को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब कहीं कोई सपना तो नहीं है ना। आओ बच्चा, जरा मुझे चूटी तो काट, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। मयंक खुली आंखों से एक सच्चाई को स्वीकारने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी उस समय। भैया, ये सब सच है, फिर भी अगर आप चाह रहे हैं तो फिर ये लो। आहाना ने शरारत से मयंक के हाथ में चूटी काट ली और मयंक को जैसे ही दर्द का हल्का सा एहसास हुआ उसकी आंखें पनीली हो गई। मतलब ये सब सच में हो रहा है, माँ ने छोटी को सच में अपना लिया है। मयंक आंखें फाड़े देख रहा था और उससे भी ज्यादा तेज उसका दिमाग चल रहा था इस समय। पूनम ने सोनम को अपने साथ अंदर ले जाने के लिए जैसे ही उपक्रम किया, सामने हर्षा तेरे एक हैरानी से खड़े मयंक को देखकर दोनों ही वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। देखा भाई, हम आपसे कहते थे ना कि एक दिन हमें हमारी माँ जरूर मिल जाएंगी। हम इतने भी बदनसीब नहीं है कि कान्हा जी हमें हमारी माँ के प्यार से महरूम रखे। सोनम एक बार फिर से रोने लगी थी ये कहते कहते। नहीं मेरी चिड़िया, बदनसीब तू नहीं, बदनसीब तो तेरी ये माँ है जो इतने सालों से अपने घर की रौनक से, अपने घर के आंगन की चिड़िया की चहचहाहट से दूर रही। आज जब तुझे गले लगाया ना बिटिया, तब दिल को यह एहसास हुआ कि क्यों माँ के कलेजे को ठंडक तभी मिलती है जब उसकी बिटिया उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है। पूनम जी ने सोनम को अपने गले लगाते हुए कहा। माँ, मैं भी हूँ। मयंक ने रुधे गले से बमुश्किल कहा और दौड़कर पूनम और सोनम को अपने गले से लगा लिया। सत्येंद्र जी बार बार अपनी भरी आंखों को पोंछ रहे थे, पर आज खुशी इतनी ज्यादा थी कि आज वो उनकी दोनों आंखों में समा ही नहीं पा रही थी। पापा, अब सब ठीक है, डोंट वरी अबाउट देम।
पीछे से आकर अमित ने सत्येंद्र जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हाँ बेटा जी, अब सच में सब कुछ ठीक है। मेरी छोटी सी फुलवारी आज सही मायनों में महक रही है। सत्येंद्र जी ने अपनी आंखों से बह चले आंसुओं को पोंछते हुए कहा, I'm सॉरी माँ, मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपसे बहुत रूडली बात की थी। I'm really sorry for that माँ। मयंक ने पूनम जी के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, कभी कभी जिन गलतियों का एहसास हम बड़े नहीं कर पाते हैं ना, अक्सर छोटों की कुछ कड़वी बातें हमें वो एहसास करवा देती हैं और हमारी जिंदगी बिखरने से बच जाती है। मयंक की बुआ सुनंदा जी ने बहुत प्यार से मयंक और सोनम के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आप सही कह रही हैं दीदी। पूनम जी ने सुनंदा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा और मयंक और सोनम के माथे को हौले से चूम लिया। हाय पुलकित, ये सब सच में हो रहा है ना? तुम्हें मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। सोनम और पूनम जी का प्यार देखकर पीयू एक पल के लिए भूल ही गई थी कि वो फिलहाल पुलकित से बात नहीं कर रही थी और वो पुलकित के गले लगकर खड़ी हो गई थी। तुम खुश हो ना प्रिया? पुलकित ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ पुलकित, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। प्रिया पुलकित के कंधे पर सर रखकर बोल पड़ी, और मैं तुम्हें देखकर बहुत बहुत खुश हूँ। पुलकित ने प्रिया के कान में धीरे से कहा तो प्रिया अदबदाकर पुलकित की ओर देखने लगी और उसे याद आ गया कि वो पुलकित से फिलहाल बात करने से बच रही थी। छोड़ो मुझे पुलकित, सब देख रहे हैं। प्रिया ने धीरे से पुलकित की तरफ देखते हुए कहा और वहां से एक और हट गई। अरे तुम भी कमाल करती हो प्रिया रघुवंशी, खुद ही गले से लगाती हो सरेआम और फिर खुद ही सबके देखे जाने का डर भी सताता है तुम्हें। पुलकित हौले से टेढ़ा मुस्कुरा दिया था। अब अगर तुम सबका ये मेल मिलाप हो गया हो तो भाई मेरे दामाद को और उनके भी दामाद को अंदर तो आने दो। सारा प्यार और दुलार क्या यहीं दरवाजे पर करने का इरादा है? हाँ सत्येंद्र जी ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप सब लोग अंदर चलिए ना। सुनंदा जी ने मुस्कुराते हुए सबको अंदर जाने का रास्ता दिखाते हुए कहा। उन सब के अंदर जाते ही कोई शख्स वहां से एक किनारे की तरफ आया और इधर उधर देखते हुए उसने अपने फोन से किसी का नंबर मिलाते हुए कहा कि हाँ वो सब यहाँ आ गए। हाँ वो लड़की सोनम भी उन सब के साथ है। हाँ मुश्किल है इस भीड़ में, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें आगे कहाँ मिलना है, और अगर नहीं हो पाया तो फिर कुछ दिनों के लिए शांत रहना ही ठीक रहेगा। उस अनजान शख्स ने जल्दी से अपनी बात पूरी की और फिर बड़ी चालाकी से फोन काटकर उस भीड़ में शामिल हो गया। धरा की मस्ती। अमित पुलकित, अंबर, मयंक और सत्येंद्र जी के साथ लिविंग रूम में बैठ गया और धरा प्रिया, सोनम, पूनम जी के साथ अंदर अवनी से मिलने चली गई। भाभी, सोनम के लिए वहाँ का एक एक कोना जाना पहचाना था और आज तो वैसे भी उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। चहकते हुए फुदकते हुए वो अपने मंकी भाई के कमरे में पहुंच गई जो अब अवनी का कमरा भी था, और उसने कमरे के दरवाजे से ही अवनी के नाम की ट्रेन लगा दी थी। और जैसा कि उम्मीद थी, अवनी भी सोनम की तरफ एकदम से लपक पड़ी। बिट्टू तुम आ गई, कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे भाई को इंतजार है तुम्हारा। हाँ अबूदी, हम लोग जाने मन के भाई से, मेरा मतलब है कि अपने प्यारे प्यारे जीजा जी से और उनकी माता जी से नीचे मिलकर ही आ रहे हैं। प्रिया ने धरा की तरफ एक आंख विंक करते हुए अवनी से कहा। छोटी तू माँ से भी मिलकर आ रही है? अवनी एकदम से परेशान होने लगी थी। हाँ अबू, सिर्फ तुम्हारी छोटी नहीं बल्कि हम सब उनसे मिलकर आ रहे हैं, धरा ने मुस्कुरा कर कहा। छोटी तुम प्लीज अपने भाई को समझाओ ना, वो माँ से बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। मैंने भी कितनी बार समझाने की कोशिश की पर वो तो बस एक ही बात पर अड़ गए कि जब तक माँ तुम्हें पूरी तरह से अपना नहीं लेंगी वो माँ से बात नहीं करेंगे। अब तुम ही अपने भाई को मना सकती हो इस बात के लिए। अवनी ने बहुत आस भरी निगाहों से सोनम की तरफ देखते हुए कहा। भाभी वो हम तो, सोनम के कुछ कहने से पहले ही प्रिया ने उन दोनों को बीच में रोकते हुए कहा कि पर अबू दी, हमें नहीं लगता कि अब इस बारे में बात करने का कोई भी फायदा होगा। प्रिया की नौटंकी चालू हो गई थी और धरा अपने मुंह पर हाथ रखे हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? अरे ऐसा भी क्या हो गया? अपनी घबराहट में सोनम के हाथ को कसकर दबाते हुए पूछ रही थी। दी, जीजा जी और पूनम तो बस अपने आगे किसी की सुन ही नहीं रहे थे, जाने मन के भी नहीं। प्रिया ने जानबूझकर मुंह लटकाते हुए कहा। उफ कान्हा जी, ये क्या हो रहा है? मैं मयंक को कैसे समझाऊं? अपनी परेशानी में अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमाते हुए कमरे के चक्कर काट रही थी। सोनम से अवनी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो आंखों ही आंखों में इशारा करके प्रिया से अवनी को सब सच बताने की इल्तिजा कर रही थी, पर प्रिया ने इशारे में सोनम को कुछ देर और चुप रहने को बोल दिया था। तभी पूनम जी अपने साथ चाय नाश्ते की एक बड़ी सी ट्रे लेकर अवनी के कमरे में आ गई और उन्हें कमरे में देखकर अवनी हैरान रह गई। पूनम जी के साथ पीछे पीछे आ रही सुनंदा जी के हाथों में एक बड़ी सी परात भी थी जिसमें दूध मिला हुआ पानी था और जिसमें ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। मुझे पता था कि तुम सब यहीं होगे, मुस्कुराते हुए पूनम जी बोली, इसीलिए मैं तुम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर यहीं आ गई और सोनम की पगफेरी की रस्म भी यहीं करने का इंतजाम करके ले आई। पूनम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बता देती, मैं आकर ले जाती। अवनी को थोड़ी हैरानी हो रही थी। अरे नहीं अवनी, पूनम जी ने बहुत प्यार से उसकी गाल को छूते हुए कहा, तुम तो वशिष्ठ खानदान की नई नवेली और इकलौती बहू हो। अरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं ना काम करने के लिए, और फिर यहाँ मेरी सारी बच्चियाँ एक साथ बैठी हुई हैं, तो मैं ही आ गई तुम सबके बीच में। पूनम जी की बातें कानों में शहद घोलने का काम कर रही थी। पूनम जी का अवनी को इतना लाड प्यार देते हुए देखकर सोनम की आंखें भर आई और वो अपने एक हाथ को अपने एक गाल पर धरे हुए खामोशी से बस उन दोनों को ही देख रही थी। बिट्टू इधर आ मेरे पास। पूनम जी ने सोनम की दिल की हालत समझ ली थी। आखिर उनका दिल भी तो आज कुछ ऐसे ही हालातों से दो चार हो रहा था। पूनम जी ने सोनम को एक सोफे पर बैठाया और उसके पैरों को उस दूध मिले हुए पानी में डालकर उन्हें अपने हाथों से धोने लगी। अरे अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारे पैरों को अपने हाथों से क्यों छू रही हैं? ये गलत है। सोनम ने पूनम के हाथों को पकड़ लिया था।
अरे बिट्टू, ये रस्म है, ये हर माँ करती है अपनी बेटी के ससुराल से पहली बार मायके लौटने पर। सुनंदा जी ने सोनम को समझाते हुए कहा। कर लेने दे बिट्टू मुझे ये, क्या पता शायद इससे ही मेरे पाप कुछ कम हो जाए। पूनम जी ने सोनम की तरफ अश्रुपूरित आंखों से देखा और फिर प्यार से उसके पैरों को उस दूध मिले हुए पानी से फेरने लगी। बाद में उस पानी को एक दूसरे लोटे में करके सोनम के सर से 7 बार बार कर सुनंदा जी को उस पानी को तुलसी के किनारे डालने के लिए दे दिया। लाडू, अपनी भाभी के साथ आराम से बैठकर नाश्ता कर ले, फिर मेरे पास आ जाना। हाँ, आज की रिसेप्शन पार्टी के लिए मेरे पास कुछ है तेरे लिए खास। पूनम जी ने सोनम के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा। जी माँ, हाँ हम आ जाएंगे, सोनम ने मुस्कुराहट के साथ कहा। पूनम जी सबको चाय नाश्ता करने का बोलकर वहां से चली गई और पीछे छोड़ गई थी हैरान से भी ज्यादा परेशान अवनी को और अपनी दबी दबी मुस्कुराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए प्रिया और धरा को, जबकि सोनम अब भी कभी अवनी की तरफ देख रही थी और कभी अपनी दोनों शैतान ननदों को। ये सब क्या था? अवनी के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था। चाय है, नमकीन है, बिस्किट्स है, वो भी पिस्ता काजू आमंड्स वाले, और चॉकलेट चिप्स वाले भी लग रहे हैं। प्रिया ने नाश्ते की ट्रे का जायजा लेते हुए कहा। शट अप पीयू, अवनी थोड़ा सा झल्लाते हुए बोली थी और अवनी के इस तरह से कहने पर प्रिया ने अपने मुंह पर उंगली रख ली थी। पीयू, क्यों परेशान कर रही हो इतनी देर से तुम हमारी भाभी को? हाँ, सोनम ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। ओ हो, देखा भाभी, हमारी भाभी को अपनी भाभी की बड़ी चिंता हो रही है। पीयू ने धरा की तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। ओफो पीयू, अब बस भी करो, क्यों परेशान कर रही हो अपनी दीदी को और अपनी भाभी को? धरा ने सोनम की साइड लेते हुए कहा। लाडू को प्यार। कोई मुझे भी कुछ बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? अभी तुम लोग बोल रहे थे कि नीचे आते ही मयंक और पूनम माँ का झगड़ा हो गया, और अभी कुछ देर पहले पूनम माँ यहाँ आई थी तुम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर, और फिर उन्होंने जिस तरह से सोनम से बात की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अवनी ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहा। अरे रिलैक्स दी, ये आपसे किसने कह दिया कि जीजा जी और पूनम माँ की लड़ाई हुई है? मैं तो बस इतना कह रही थी कि दोनों अपने अपने आगे किसी की लगने नहीं दे रहे थे। प्रिया का अवनी को गोल गोल घुमाना अब भी जारी था। मतलब अवनी का दिमाग चकरा रहा था। मतलब ये कि मयंक भी आंखों में आंसू लिए सोनम को पकड़े हुए थे और पूनम माँ भी आंखों में आंसू लिए सोनम को खुद से सटाए खड़ी थी। दोनों में से कोई भी किसी की बात सुन नहीं रहा था और सोनम दोनों को ही चुप कराने की कोशिश कर रही थी। धरा ने थोड़ी सी बात खोली और फिर चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी। ओफो भाभी, पहले मुझे पूरी बात तो बताओ। आप चाय तो ऐसे मजे से पी रही है जैसे कि यहाँ की चाय सीधे दार्जिलिंग के बागानों से आई है और वहाँ घर पर आने वाली चाय वहीं के लोकल कालीचरण बनिए की दुकान से आती है। अवनी ने धरा के हाथों से चाय का कप छीनने की कोशिश करते हुए कहा। अरे नादान बालिके, हमारी चाय पीने के उपक्रम में व्यवधान उत्पन्न मत करो। तुमको जो कुछ भी जानना है वो तुम्हें तुम्हारी ये तुच्छ भगनी बता देगी। धरा ने शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश की और उसकी हिंदी सुनकर सोनम और प्रिया ने अपने अपने सिर पीट लिए। अरे भाभी जान, वो तुच्छ नहीं लघु होता है, आपसे तो बस अर्थ का अनर्थ करवा लो। प्रिया ने धरा की तरफ मुंह बनाकर देखते हुए कहा। हाँ, ठीक है, तुम समझ गई ना, तो फिर अर्थ का अनर्थ नहीं हुआ ना फिर? धरा ने अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। मतलब कुछ भी। हाँ, पीयू धरा से उलझ रही थी। ओफो, अब मुझे भी कोई बताएगा कुछ? अवनी ने थोड़ा जोर से बोलते हुए कहा। रिलैक्स अबूदी, मैं बता रही हूँ ना, तुम ठंड रखो, वरना आज अपने रिसेप्शन के दिन तुम्हारे तेवर देखकर हमारे जिज्जा जी के तोते उड़ जाने वाले हैं। पीयू को फिर से शरारत सूझ उठी थी। अवनी उसे घूर रही थी और फिर फाइनली पीयू ने अवनी को अभी थोड़ी देर पहले नीचे दरवाजे पर हुई पूरी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी। प्रिया के मुंह से ये सब बातें सुनकर अवनी की तो जबान पर ताला लग गया था। वो इतनी खुश थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहकर अपनी खुशी को जाहिर करे। भाभी आप ठीक तो है ना? अवनी की बेचैनी समझकर सोनम ने आहिस्ता से अवनी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। छोटी, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। इतनी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करूँ। अवनी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बस हमें गले लगा लीजिए भाभी, और हम समझ जाएंगे कि आपकी खुशी का पैमाना क्या है, सोनम ने बड़ी सहजता से कहा। अवनी ने मुस्कुराकर सोनम को अपने गले से लगा लिया। ये जाने मन को इतनी प्यारी बातें करना कहाँ से आती है? पीयू ने धरा के कंधे पर धीरे से कोहनी टिकाते हुए उसके कान में फुसफुसा दिया था। पता नहीं, पर सच में बातें बहुत प्यारी और मासूम सी करती है। तभी तो डुक्कू जैसे अड़ियल बंदे को भी प्यार करना सिखा दिया इसने। धरा ने मुस्कुराते हुए अपनी और सोनम को एक दूसरे के गले लगते हुए देखा। कुछ देर बाद आहाना वहाँ आकर सोनम को अपने साथ एक कमरे में ले गई, जहाँ पूनम जी उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। आपने हमें बुलाया माँ? सोनम ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ सोनम, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े पसंद करके रखे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए इनमें से कौन सा चुनूं। तुम ही देखकर पसंद कर लो ना अपने लिए। वैसे भी तुम पर तो हर रंग और हर डिजाइन भवेगा। पूनम जी ने सोनम के सामने बिस्तर पर कुछ बेहद खूबसूरत और डिजाइनर आउटफिट्स फैलाते हुए कहा। अरे माँ, इस सब की क्या जरूरत थी? हमारे पास बहुत सारे हैं, और वैसे भी हमें तो आज वो मिल चुका है जिसे पाने के बाद हमें और कुछ भी पाने की हसरत ही नहीं रह गई। सोनम ने पूनम के पास बैठते हुए कहा। मुझे पता है तू खुद से कभी कुछ नहीं कहेगी, पर मेरी इच्छा है कि आज रात मयंक और अवनी के रिसेप्शन में मेरी बिटिया भी किसी से कम ना लगे। पूनम ने प्यार से सोनम के गाल को छूते हुए कहा। ओफो, ये तुम दोनों माँ बेटी के वार्तालाप के चक्कर में मैं अब तक अपने हाथों को हैंगर बनाकर लटकाए रखूं हैं? सुनंदा जी ने झूठ ही मुंह बनाकर बोला, जबकि उन्हें मनी मन ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। बुआ जी, आप ये सब लेकर क्यों खड़ी हैं? हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप और माँ ने हमारे लिए जो भी पसंद किया है हम वो खुशी से पहन लेंगे।
आखिर माँ से अच्छा अपनी बेटी के लिए और कौन समझ सकता है। सोनम ने सुनंदा के हाथों से वो कुछ कपड़े लेकर वापस बेड पर रख दिए। थोड़ी देर बाद आहाना फिर से आकर सोनम को अपने साथ ये कहकर ले गई कि उससे मिलने वहाँ अभी और भी लोग इंतजार में बैठे हैं। हम बस अभी आते हैं माँ, सोनम ने पूनम से कहा और वो आहाना के साथ वहाँ से चली गई। सच में भाभी, बेटियाँ ही तो घर की रौनक होती हैं, उनके बिना घर घर लगता ही नहीं, बस ईंट पत्थरों से बना मकान लगता है। सुनंदा जी पूनम जी का ममत्व से दमकता हुआ चेहरा देखकर खुद ही गदगद हो रही थी। सही कह रही हो जीजी, और मेरे पास तो दो बेटियां हैं जो मेरे घर की जगमगाहट को कभी कम होने नहीं देंगी। बस मुझे ये बात समझते समझते देर हो गई। पूनम जी के हाथ कपड़ों को समेटते समेटते रुक गए थे। अरे कोई देर ना हुई भाभी, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे एक फैसले ने इस घर को कितनी सारी खुशियों से भर दिया है। भाई साहब और मयंक लल्ला के चेहरे की खुशी और चमक तुम्हारे फैसले की ही देन है भाभी। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, सुनंदा जी ने पूनम जी को समझाते हुए कहा। सुनंदा की बात सुनकर पूनम जी फीका सा मुस्कुरा उठी थी। उन्हें अभी कुछ और दरक रहा था मन में, जिसको वो जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहती थी, वरना ये फांस उन्हें चैन से जीने नहीं देगी अभी भी। ससुराल की खातिरदारी। बाहर हॉल में दादी कह रही थी कि मैं इनका ध्यान रखूं, कहीं मैं अपनी आरोगेंसी और एटीट्यूड की दुकान खोलकर ना बैठ जाऊं वहां भी। पर कोई मेरी पूज्य दादी जी को ये बताएगा कि यहाँ तो मामला ही उल्टा है। जब से दादी की लाडली सोनम जी यहाँ पधारी हैं, उनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। दोपहर से शाम हो गई, पर मजाल है जो धर्मपत्नी जी ने बाहर आकर एक बार भी इस गरीब का हाल ही पूछ लिया। पहले चाय नाश्ता और फिर बाद में खाना भी सब हो गया, पर न मिसेज रघुवंशी को कोई चिंता है, कोई फिक्र ही नहीं है अपने मिस्टर रघुवंशी की। हद है यार, माँ के आकर पति की इतनी नाकदरी होती है, आज पता चला। तभी मैं सोचूं कि अक्सर ही माँ के साथ उनके घर जाने के लिए क्यों मना कर देते थे। बाहर हॉल में बैठा हुआ अमित अपनी तरफ से सब गुणा भाग लगाकर देख चुका था, ससुराल आने पर होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। क्या हुआ, ऐसे फूले हुए गुब्बारे की तरह मुंह क्यों लटकाया बैठा है? पुलकित ने अमित के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। तू कहाँ मर गया था बाबा? इतनी देर से मैं इन सबको अकेले ही झेल रहा हूँ। अमित ने पुलकित को उसकी बाह पकड़कर अपने पास बैठा लिया और फिर धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, अरे मैं तो यहीं था, बस जरा आसपास का माहौल चेक कर रहा था। पुलकित की नजरें भी तो प्रिया को ढूंढ रही थी, जो सोनम के साथ ही अंदर चली गई थी, पर अब तक वो बाहर नजर नहीं आई थी। पर तू बता, तुझे क्या दिक्कत हो रही है जो तू यहाँ बैठे हुए ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है? पुलकित आराम से बैठ गया था अपनी जगह पर। अब यही तो प्रॉब्लम है यार, माना कि पहली बार यहाँ आया हूँ, पर इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है ना कि मैं जन्मों का भूखा हूँ, या फिर वहाँ दिल्ली में या फिर पुणे में मुझे खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। अरे हर दूसरे मिनट में कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ या तो मुझे प्लेट में पकड़ा जाता है, या फिर किसी को ज्यादा ही मेरी भुखमरी पर तरस आ जाता है तो वो सीधे मेरे हाथों में ही पकड़ा जाता है। यार ये कोई तरीका है? रिडिकुलस। अमित ने अपना असली दुखड़ा रो दिया था पुलकित के सामने। पुलकित जोर जोर से हंसने लगा अमित की बात सुनकर। अरे क्या कर रहा है तू बाबा? अमित ने पुलकित के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। साले मैंने तुझे बताया और तू है कि राक्षसों की तरह हंस हंस कर सबको बता रहा है। ओए मेरे भोले डेविल, इसे ससुराल की खातिरदारी कहते हैं। तो ऐसे मुंह बनाकर मत बैठ, वरना अभी तेरा बना हुआ मुंह देखकर किसी को लगेगा कि शायद तुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है और वो तेरे लिए कुछ और खाने को लेकर आ जाएंगे। पुलकित अमित के फुल मजे ले रहा था। अमित बेचारगी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ समोसा देखने लगा था। You don't believe all this? Okay then, wait for a second. पुलकित ने अमित की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा और सामने कुछ ही दूरी पर बैठी हुई किसी महिला रिश्तेदार से कहा, आंटी जी जरा सुनिए। वो रिश्तेदार फौरन ही वहां आकर खड़ी हो गई और जुबान पर चाशनी खोलकर बोली कि हाँ लल्ला, तुमने हमें बुलाओ, बता तो सही, कहा तुम्हें कुछ चाहिए? जी आंटी जी, मुझे चाहिए तो नहीं, पर आपके दामाद जी को कह रहे हैं कि समोसे कचौड़ी ठंडे हो गए, तो अगर आप पुलकित ने शरारत से मुस्कुराकर एक बार अमित की तरफ देखा, जो उसे हैरानी से देख रहा था, और फिर आंटी जी की तरफ देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराने लगा। हाओ हाओ, अरे हम अब्बे लेकर आ रहे दामाद जी के लाए, बताओ तो सही बेचारे दामाद जी कब से ऐसे ही बैठे भाई हैं। आंटी जी अपने नए के दामाद के खाने पीने की खातिर बहुत परेशान हो गई थी और वो फौरन ही वहाँ से अमित के लिए कुछ खाने को लेने चली गई। ओए बाबा, ये सब क्या है? अमित ने छूटते ही कहा। अरे रिलैक्स डूड, बस एक मेलोड्रामा दिखाया है तुझे, जो कुछ मैंने अभी तुझसे पहले कहा था ना उसका। पुलकित शरारत से एक आंख विंक करते हुए बोला। आई स्वेयर बाबा, दिस डेविल विल किल यू। अमित ने पुलकित को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। इतने में आंटी जी अपने साथ दो लड़कों को लेकर वहां आती हुई दिखाई दी, जिन्होंने अपने हाथों में एक एक प्लेट में मथुरा के फेमस पेड़े, मक्खन मलाई और राजस्थानी घेवर और लौंजी की मिठाई ली हुई थी। ये देख बेटा, ससुराल की खातिरदारी है। पुलकित ने अमित का चेहरा उस ओर घुमा दिया था। ऐश कर बेटा, तू भी याद रखेगा इस बेमिसाल खातिरदारी को। अमित की आंखें घबराहट से और फैल गई थी। What the hell is this? अमित धीरे से बुदबुदाया। ये अलावा अमित लल्ला, जे रही जहाँ की सबसे मशहूर मिठाइयाँ, दिल्ली में सब मिल जाएगा, पर जो मिठाइयाँ तो आपको बस मथुरा में ही मिलेंगी। आंटी जी अपनी पसंद की तारीफ करते हुए बोले चली जा रही थी और अमित की हालत उन प्लेट्स को देखकर खराब होती चली जा रही थी। अरे अमित, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अमित के कानों में अचानक की मयंक की आवाज पड़ी और वो एकदम से अपनी जगह से उठकर मयंक के पास जाकर बोला, मयंक प्लीज प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस टॉर्चर यार। पुलकित को जोर से हंसी आ गई, पर उसने अमित के घूरने की वजह से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और धीरे धीरे हंस रहा था। टॉर्चर? मयंक को भी एक पल को समझ नहीं आया कि अमित किस टॉर्चर की बात कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ घंटों से, या फिर यूं कहिए कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से कुछ ना कुछ खा ही जा रहा हूँ। कभी कोई चाची जी आकर एक रसगुल्ला खिला जाती है, तो कभी कोई मौसी जी आकर एक पूरी बालूशाही मेरे मुंह में ढूस जाती है। मतलब कि मैं कितना खाऊं यार? मतलब यार, ऐसे भी कोई खिलाता है क्या कि खा खा कर पेट ही फट जाए और नाम देते हैं इसे खातिरदारी का? आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस बिहेवियर।
अमित ने मुंह से कोड़ते हुए कहा। और ऊपर से ये पुलकित, इसे भी बड़ा मजा आ रहा है मेरी हालत पर। इसने आंटी जी से कहकर ये सब और मंगवा लिया। पर आई स्वेयर मयंक, अगर मैंने एक दिन का भी और खाया ना तो मेरा पेट एक गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। मयंक को भी अब अमित की बात सुनकर हंसी आ गई थी, पर इस समय अमित की हालत देखकर वो भी बस मुस्कुरा कर रह गया और सौम्यता से बोला कि अमित, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं, तो आपको अपने हाथों से खिलाने की होड़ हर किसी में होना वाजिब है। पर हाँ, आई एग्री कि सबको आपकी इच्छा अनिच्छा का भी ध्यान रखना चाहिए था।